बात कर देते हैं, इनका लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर देते हैं वहाँ जैसा है, और चर्चाएं भी करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि ये एमपीपीएससी और अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लूसिवली अपन सो सिर्फ एमपीपीएससी की बात करें। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के टाइम टाइम पर एडवर्स खबरें आती रहती हैं, जिसमें करप्शन हुआ और इन चीजों को लेकर के दिक्कतें हुई, और लोग परेशान होते रहते हैं। मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, लेकिन कुछ उसमें कार्यवाहियां नहीं होती, लोग परेशान हो जाते हैं। बाद में जांचें होती हैं। राजस्थान में तो आए दिन इस तरह से चल रहे हैं, बहुत सारे पेपर वेपर में भी हमारे साथी लोग। तो बड़ा सवाल ये है कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम जो है, इनमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी, क्यों जरूरी है। और ये जो एजुकेशन फिलहाल एमपीपीएससी को लेकर के एमपी में चल रहे हैं, शायद रात में इनका कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया गया है। छात्र जो इसके हैं, अभ्यर्थी और गवर्नमेंट के बीच में इस तरह से इनका ये चल रहा है, मीटिंग वगैरह चल रही है आज। अब इसका क्या रास्ता निकलता है, तो इन सब बातों को लेकर के आज का जो कार्यक्रम है हमारा रखा गया है, इसमें हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण जो इस मुद्दे से काफी करीब से जुड़े हुए हैं, जो इस आंदोलन को एक वो दे रहे हैं, एनर्जी प्रदान कर रहे हैं, और फील्ड में काम कर रहे हैं, वो जुड़ेंगे। और उनसे बात हुई थी। अब देखिए कब तक जुड़ पाते हैं, क्योंकि उधर उनका एजुटेशन भी चल रहा है और वो लोग उससे संबद्ध हैं। इस बीच राहुल सर से बात हुई है, तो वो समय निकाल के जल्दी ही आ रहे हैं। तब तक इन चीज़ों को लेकर के हम लोग फॉर्मली चर्चा करें, अपने जो भी अनुभव हैं इस तरह के अपने अपने क्षेत्र में, कि भाई ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इस तरह से जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें कहाँ कैसी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, क्या होती हैं, क्यों ट्रांसपेरेंसी की लोग बात कर रहे हैं। नोटबुक उनकी, एग्जामिनेशन शीट वगैरह देखने की बात करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, लेकिन उनको डिनाई कर दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। तो वो क्यों जरूरी है। और कुछ ऐसे जजमेंट आवश्यक जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले दिए हुए हैं, जो आंसर शीट देखने दिखाने से संबंधित है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने से संबंधित है, उन पर चर्चा हो जाए तब तक। तो यदि आप लोगों के अनुभव हैं इस तरह से, तो आप हैंड रेज करके अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। और इस बीच में वीरेंद्र साहब को यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, उत्तराखंड आरटीआई रिसोर्स पर्सन और कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के प्रोफेसर हैं। हमारे बीच में रेगुलर आते हैं, अपना मार्गदर्शन देते हैं। तो उनके पास काफ़ी अनुभव इस तरह के हैं, रहते हैं। तो कुछ गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन, कोर्ट गाइडलाइन, आदेश निर्देश जो भी हैं इस तरह के, हम उनसे हम लोग सुनना चाहेंगे। तब तक वो अपनी बात यहाँ पर वीरेंद्र जी रखेंगे। वीरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र जी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, म्यूट अनम्यूट तो आपने कर लिया है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वीरेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं क्या? हाँ, यस। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है, हाँ। अब आ रही है। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, यस यस, थोड़ा स्लो हो गया था। हाँ हाँ। यस। हाँ जी, तो इसमें जो लोक सेवा आयोग के जो निर्णय है, इसमें चार पांच मामले हैं ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हाँ और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला है, यूपीएससी वर्सेस अंगेश कुमार। उसके अलावा जो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस सैयद हुसैन अब्बास रिजवी,
तो इस तरह के कुछ मामले, कर्नाटक का भी मामला गया है, तो 4-5 केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और जनरली सुप्रीम कोर्ट ने इसको 81E और 81J में इसको, और 81G में इस सूचना को रोकने के लिए कहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स है। कुछ मामले में कहा है कि 81E में आता है ये मामला, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप और वैशाखिक नातेदारी की सूचना है, और कुछ मामलों में कहा है कि ये 81E में नहीं आता है। और सीपीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस है, वो भी एक इससे संबंधित है, क्योंकि परीक्षा से संबंधित है, तो परीक्षा और इंटरव्यू इसमें होते हैं। और जैसा हम जानते हैं, रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा घोटाला होता है परचेस के बाद। सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर रिक्रूटमेंट में ही घोटाला होता है। और मध्य प्रदेश में जो व्यापम हुआ था, वो भी एक बड़ा चर्चित घोटाला था। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बहुत सारे मेंबर्स, चेयरमैन, सीबीआई टाइम टू टाइम इनको गिरफ्तार करती रहती है। तो इसलिए वो संवैधानिक उनको दायित्व होने की वजह से उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत होता है। तो इसमें पारदर्शिता के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट को अपने जो जजमेंट्स है वो कुछ चेंज करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें लोक सेवा आयोगों का ये कहना होता है कि हमारे पास लाखों स्टूडेंट्स होते हैं और इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस, अदरवाइज आरटीआई एप्लीकेशन की बाढ़ लग जाएगी और बहुत सारे हमको जवाब देने पड़ जाएंगे। लेकिन उसी की आड़ लेकर, गोपनीयता की आड़ लेकर इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होते रहता है, जैसे व्यापम वाले केस में मध्य प्रदेश में देखा गया था। तो इसलिए पारदर्शिता के हित में यह है कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, या पूरा इंतजाम करने चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और जो भी कैंडिडेट हो, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे जो फेल हुए हो, उनको पता चले। और फिर अभी जो एक सेंट्रल लेवल पर फैसला हुआ है कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से यह काम हटा लिया गया है, और रिक्रूटमेंट का जो परीक्षा है वो एनटीए नहीं करेगा। रिक्रूटमेंट की परीक्षा जो है वो लोक सेवा आयोग ही करेंगे। तो इस तरह से अभी जो शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है पार्लियामेंट में पिछले हफ्ते, तो मुझे लगता है कि इससे स्पेशलाइजेशन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। छात्रों के लिए परीक्षा अलग रहेगा, और जो प्रतियोगी है नौकरी के लिए परीक्षा, वो दायित्व अलग रहेगा। और उसमें लोक सेवा आयोग जो है उसमें पारदर्शिता आए, क्योंकि वो प्रोफेशनल रिक्रूटर्स माने जाते हैं। और प्रोफेशनल रिक्रूटर्स होने के नाते उनको पारदर्शिता भी इसमें बरतनी चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी हो सकता है कि भविष्य में अपने निर्णय को, इसको रिव्यू करे, या इसमें बड़ी बेंच के निर्णय से ओवर रूल करे, ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। धन्यवाद। ये हमारे बीच में माननीय शैलेश सर जुड़ चुके हैं। शैलेश गांधी सर हैं, जो पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हैं। तो हम सब उनका स्वागत करें। और सर, यदि कुछ और लोग अभी बोल बोल रहे हैं, उनको सुनना आप चाहेंगे कि आप बोलना चाहेंगे, जैसा आप। ठीक है। तो सर का कहना है कि अभी और लोग हमारे जो यहाँ पे जुड़े हैं अपनी बातें रखें, वो बाद में अपनी बात रखेंगे। तो देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र प्रवाल जी, आपके छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं? अ, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर के, और इस तरह से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, वहां पर कितनी पारदर्शिता है और क्या कुछ स्थितियां हैं? क्या इसी तरह से है जैसा एमपी वगैरह में चल रहा है? देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? आशीष नारायण जी हैं हमारे बीच में। आशीष नारायण जी वेस्ट बंगाल से हैं। वो अपने उनकी काफी अनुभव है वेस्ट बंगाल से संबंधित। पश्चिम बंगाल में उनका जो स्टेट का लोक सेवा आयोग है, उस पर उनकी क्या स्थितियां हैं, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, और कितनी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उस पर वो अपना विचार रखेंगे। आशीष नारायण जी। हम थोड़ा देर बाद ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बाद में ज्वाइन करें। और हमारे बीच में जो अन्य साथीगण हैं, यदि आप लोग अपने अनुभव इस विषय पर रखना चाहें अपने अपने क्षेत्र से, यदि आप लोगों को जानकारी है, क्योंकि आप लोग आरटीआई भी लगाते रहते हैं, कई बार ऐसी बातें आती हैं कि एग्जामिनेशन सीट की जानकारी हमें चाहिए, हमने क्या उसमें लिखा है, वो सही तरीके से इवेल्युएट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उन चीज़ों को जानना चाहते हैं। क्योंकि कई बार हम एग्जाम में बहुत अच्छा अपनी तरफ से करके आते हैं, लेकिन बाद में बहुत कम मार्क्स हमें मिल जाते हैं। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि उसकी सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुई है, सही मार्किंग नहीं हुई है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं,
आप लोग अपनी बातें, जो भी अनुभव आपके क्षेत्र के हैं, आप लोग हैंड रेज का ऑप्शन एक होता है, तो उसमें हैंड रेज ऐसे आप चुनेंगे, जैसे भारत जी ने यहाँ पे चुना हुआ है इस तरह से हैंड रेज का ऑप्शन, तो आप भी अपनी बात कर सकते हैं। इस बीच हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर भी, पूर्व मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त, जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। और ये आइडिया इस विषय पर चर्चा करने का भी कल उन्हीं के माध्यम से आया। और परसों हम लोगों ने, परसों संभवतः इसके बारे में चर्चा करी है फ्राइडे इवनिंग को, इस तरह से कि इस टॉपिक, चूंकि मध्य प्रदेश में एक एजिटेशन चल रहा है एमपीपीएससी के छात्रों को लेकर के, और उनके बीच में सरकार के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप है, कौन सी जानकारी, कौन सी चीज की वो मांग कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर के। तो ये हुआ कि ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा जाए, और जो भी इससे विशेषज्ञ हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ पर बुलाया जाए और इस पर चर्चा किया जाए। और राहुल सर ने तो इस पर काफी मुखर होकर के ट्विटर और तमाम सूचना आयोग में भी अपने आदेश दिए हैं, जिनका पालन अभी तक शायद हुआ नहीं है। तो हम उन्हीं से सुनते हैं इस विषय पर कि और क्या प्रोग्रेस है, क्या उनके आदेश और निर्देश जो उन्होंने दिए थे सूचना आयुक्त रहते हुए, उस पर कितनी प्रगति हो पाई है, और सरकार इसमें क्या कुछ करना चाह रही है। सर, स्वागत है। धन्यवाद शिवानंद जी। और मेरे ख्याल से जैसा आपने भी अभी फोन पे बात हुई थी, उसमें आपको जैसा आपको सूचित किया गया है कि अभी जो डेलीगेशन है छात्रों का, हम्म। जो यहाँ पर छात्र कुछ आने वाले थे डिस्कशन के लिए, इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए, तो कल रात का, देर रात का डेवलपमेंट ये रहा है कि वहां पर कुछ सुलह की बात सरकार ने शुरू की है, और छात्र वहां पे डटे हुए थे। 4 रातों से वहां पर पूरा धरना प्रदर्शन जारी था। सर्द रातों में वो वहां पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके जो मांगे थे उसमें से एक प्रमुख मांग ये भी थी कि उनको जो पेपर है वो पेपर दिखाया जाए, और पेपर जो है वो उनको जो आंसर शीट है वो दिखाई नहीं जा रही थी, जो मेंस के आंसर शीट थी वो उनको दिखाई नहीं जा रही थी। इसको लेकर भी विवाद था, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के विवाद था, चयन प्रक्रिया को लेकर के पूरा विवाद था। इंटरव्यू जो होते हैं उसमें आर्बिट्री तरीके से मार्क्स दिए जाते थे, उसकी भी बात, उसका भी एक बड़ा मुद्दा था कि वो मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं और किसको कितने मार्क्स दे रहे हैं, उसका आधार पैमाना क्या होगा, ये सब तमाम चीजें थी। और हर मुद्दे पर जहां छात्र इसको अप्रोच करता और उसके बाद लीगली भी अप्रोच करने की कोशिश करते, कोर्ट में मामला ले जाते, तो वहां पर भी एनपीपीएससी जो है बहुत ही स्टबर्न तरीके से वहां कोर्ट में अपने वकील खड़े करके, और आपको तो मालूम है कि कोर्ट में पेंडेंसी जब 5.5 करोड़ केसेस जो हैं पूरे हिंदुस्तान में पेंडिंग है। और ये जो है क्योंकि छात्रों के पास उस तरह की जो एक फाइनेंशियल एक बर्डन भी रहता है, तो वो उतने सक्षम भी नहीं होते कि उस तरह से कोर्ट में अपनी बात को रख सके। और इनके पास तो पूरी सरकार का पूरा बैकअप रहता है, और पैसा काफी है मध्य प्रदेश जो कमीशन है उनके पास, तो उसमें मतलब कोर्ट के मामले में भी छात्रों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सर, इसमें पैसा तो है ही है, साथ में कोर्ट भी सरकार के साथ में है, ये बात भी आप जोड़ेंगे, लेकिन हम जोड़ना चाहेंगे कि कोर्ट भी सरकार के साथ रहती है, तो ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है जी। जी हाँ, मतलब जो सरकार ने कह दिया, जो शासन ने कह दिया, तो कोर्ट उसमें बोलते ठीक है चलिए इस पर, वो उसको एक लीगल मतलब एक उनके सामने तो बस एक केस है वो। तो जो सबसे बड़ी चीज है कि जब हम इस चीज को लेकर के, हर आदमी कंसर्न है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, सभी लोग जो है परेशान है, क्योंकि जिस ढंग से मार्क्स दिए जाते हैं और कोई पारदर्शिता नहीं रखी है। इंफॉर्मेशन कमीशन में भी जब शिवानंद जी हमारे सामने एमपीपीएससी के केसेस आते थे, और मैं आपको बताऊं कि वहां पर बकायदा वो लोग अपने वकील लेकर के आते थे, और वकील भी कौन, जो जनता के पैसे पर हायर किए हुए वकील, और उनसे किनका विरोध कर रहे हैं, जनता का ही विरोध हो रहा है। जो छात्र हैं उन्होंने, अगर मान लीजिए कि ये वो जानना चाहते हैं कि 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं और उनका भी नाम शॉर्टलिस्ट किया गया था, क्योंकि आप पूरी तो लिस्ट नहीं मांग रहे, लेकिन जो अल्टीमेटली जो 5 लोग हैं जो आपने शॉर्टलिस्ट कर लिए, उनके बारे में तो इन्फॉर्मेशन दीजिए कि उनका आधार क्या है, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। और अगर वहां तो देखिए, जब मैं उनको बोलता था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तो वो लोग बहुत बिल्कुल वो सामने कह के जाते हैं, हाँ सर बिल्कुल हम तो कर देंगे, हम कंप्लायंस करवा देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उनकी जो रणनीति थी बहुत स्पष्ट, क्योंकि मैंने उनकी 3-4 मामले देखे, उन सब में उनकी एक जैसी रणनीति थी। सामने तो वो बिल्कुल
आएंगे और कहेंगे कि वकील लेकर के आएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसा आप बोलेंगे वैसा कंप्लायंस हो जाएगा, हम दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद उनकी जो रणनीति ये रहती है कि वो सीधे जाकर के हाई कोर्ट से स्टे लेकर के बैठ जाते हैं, और उनको मालूम है कि कुछ नहीं होना है। मतलब मेरे मामलों में जो सुनवाई मैंने की, और वो करीब मेरे पास 2.5 साल का समय बचा हुआ था, उन 2.5 सालों में भी हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया। तो आप समझिए कि वो उनको कब न्याय मिलेगा। और वो छात्र जो है किस चीज के लिए उन्होंने ये जो आरटीआई लगाई थी, उन्होंने अपने मार्क्स जानने के लिए लगाई थी, उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स थे उनके क्रेडेंशियल जानने के लिए उन्होंने आरटीआई लगाई थी। और ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि कोर्ट का फैसला आता भी है 5 साल 10 साल बाद, तो उसके क्या मायने रह जाएंगे? क्योंकि बाय द टाइम जब फैसला आएगा तब तक तो वो भाई उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कितना 5 साल 10 साल आगे पीछे चला गया, उसमें क्या हो पाएगा, क्या न्याय मिल पाएगा? तो ये तो मतलब कोर्ट में जो जिस तरह की पेंडेंसी चलती है वो तो अपने आप में ही एक बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो इसमें शिवानंद जी, मैं चाह रहा था कि जो लोग अभी जुड़ेंगे, अब जुड़ने वाले हैं, उनसे तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, कुछ हैंड रेज हैं, हम लोग पहले उनको सुन लेते हैं। शिवानंद जी, वो बिल्कुल। चैट बॉक्स में कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी जी। बिल्कुल। तो ललित सोनी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों का प्रणाम। बड़नगर से ललित सोनी बोल रहा हूँ। सर, मेरा एक अनुभव है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के उससे मैंने लॉ किया है। तो सर, मैंने जब लॉ का लास्ट सेम कर रहा था मैं, तो मैंने एक चीज गौर करी, देखी मैंने, जब हमारा रिजल्ट आया लास्ट सेम का, तो उसके अंदर मेरे को वहां के सर ने बताया कि अगर आप इसके अंदर रिवैल्यूएशन का फॉर्म डालते हैं, तो उसके अंदर आपको ये ऑप्शन दिखेगा कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका की आप देख सकते हो बिना आरटीआई के। पर वो समय सिर्फ 7 दिनों का होता है। तो सर, अपन इस तरह की ये एक तरह से मतलब नजीर बन सकती है ये वाली चीज, कि अगर सभी यूनिवर्सिटी भले 7 दिन 10 दिन इस तरह का अगर समय लेके अगर इस तरह की उत्तर पुस्तिका दिखाने की शुरुआत करे, तो ये अच्छा है। परंतु मेरे ये नहीं देख पाया कि इसके अंदर शुल्क लगता है या नहीं लगता है, अपन थर्ड पर्सन की देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे मुझे पता पड़ा और मैं पास आउट हो गया, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो अगर कोई विक्रम यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई छात्र हो, तो सर एक ये हम्म। अपन उसको देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी ललित जी आपने, क्योंकि देखिए, आरटीआई एक्ट के थ्रू जाने में आपको 30 दिन का समय लगता है और शुल्क देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फिर वो फर्स्ट अपील और तमाम ये सब प्रावधान है। लेकिन अगर ये एक स्योमोटो अगर यूनिवर्सिटीज अपने मार्क्स जो है दिखाने लग जाए, आंसर शीट जो रहते हैं स्टूडेंट्स के वो दिखाने लग जाए, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और कई बार मैं बताऊं आपको कि मेरे सामने कई स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज के मामले थे जहां पर स्टूडेंट्स के जब आंसर शीट आई है तो उसमें मालूम पड़ा कि जो टोटल हुई है, टोटल में ही गलती हो गई है, और उनको मार्क्स ही नहीं मिले उसके, या पर्टिकुलर उनका आंसर राइट है उसको कुछ, और उसको उसके बाद भी उसको गलत कर दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने चैलेंज किया है। तो इसीलिए देखिए, इसको तो मतलब कोर्ट ने भी, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके बाद ये सब पूरी व्यवस्था चालू हुई आंसर शीट कॉपी दिखाने की। तो कोर्ट ने भी इस मामले में ट्रांसपेरेंसी की बात कही है। लेकिन अभी जो है स्थिति क्या होता है कि वो 6 महीने तक आंसर शीट्स रहती हैं। ये भी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी में जो आंसर शीट्स रखी जाती है वो सिर्फ 6 महीने के लिए रहता है। 6 महीने के बाद एज पर देयर कॉपिंग रूल्स उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रोविजन है। तो स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर कि वो 6 महीने के अंदर ही अपनी आंसर शीट जो है वो उसको एक्सेस कर लें। इसमें सर मैंने एक चीज और गौर करी है, कि केवल 7 दिनों का ही समय मिलेगा आपको, और उसमें क्या शुल्क लेती है यूनिवर्सिटी इसके बारे में मैं देख नहीं पाया। बट ये है कि मैं इस विषय में जल्दी ही सूचित करूंगा सर। और जैसे मेरे को इसकी नेक्स्ट डेट पता, मेरे को नेक्स्ट इसकी जानकारी पता पड़ेगी, मैं सभी लोगों के साथ में साझा जरूर करूंगा ये। हाँ, ये हर जगह थैंक यू अगर सर। ये, जी हाँ, थैंक यू। हर जगह अगर यूनिवर्सिटी अगर इसको इस तरह की व्यवस्था लागू कर ले तो काफी अच्छा रहेगा। जी। शिवरन जी, एक आज कुछ और लोग भी हैं जो इस पर बात करना जी, चाह रहे भारत हैं। भारत जी हैं, और नीरज वर्मा जी का हैंड रेज है, पवन कांत मिश्राम है। भारत जी, आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात रखना चाह रहे हैं, प्लीज? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कहाँ से हैं जी आप? नमस्कार।
जी सर, मेरा एक प्रश्न ये था कि सर 2 वर्ष पहले रेलवे विभाग द्वारा एक डिमोलिशन की घटना की गई थी। तो उसकी जानकारी सर मैंने पुलिस विभाग से आरटीआई के माध्यम से मांगी है। तो सर पुलिस विभाग के पास से मैंने जानकारी मांगी, तो अभी रेलवे विभाग से मैंने जानकारी मांगी तो उन्होंने आरटीआई में ऐसा जवाब दे दिया कि हमने कोई डिमोलिशन किया नहीं है। जबकि डिमोलिशन की घटना और उनके अधिकारी का पूरा जो स्टेटमेंट है वो मीडिया के समक्ष और यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। तो उन्होंने तो अभी मना कर दिया। फिर मैंने पुलिस विभाग में आरटीआई लगाई, एसपी साहब को, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब को। उसके बाद सर पुलिस एसपीआई जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब है उन्होंने सर डीवाईएसपी साहब को ये आरटीआई ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद सर जो लोक सूचना अधिकारी है, डीवाई डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने सर जो है वो मेरा आरटीआई आवेदन है वो एलआईबी शाखा में ट्रांसफर कर दिया, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो में। अभी सर लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो हमें कह रहे हैं कि सर हम कोई जानकारी आपको दे नहीं सकते हैं सर। इस पे क्या करें? तो ये भरत जी, डिमोलिशन की कार्रवाई, क्या उसमें लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल था क्या? नहीं सर, उनका ये कहना है कि हम इस घटना में कहीं शामिल ही नहीं थे सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि ये गलत ट्रांसफर किया गया है और जी आपकी आरटीआई बस एक इधर से उधर जो पुलिस के जो डिपार्टमेंट है उसमें घुमाई जा रही है। जी तो जी। उसमें आपने फर्स्ट अपील कर ली है क्या? जी सर, मैंने फर्स्ट अपील की। तो फिर जो एसपी साहब के अंडर जो डीवाईएसपी साहब है, जो डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब, राइट। उनको, जी सर, वो प्रथम अपील की सुनवाई के लिए मुझे ऑफिस में बुलाया गया। हम्म। तो सर मैं वहां पे गया उनके ऑफिस में, तो सर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, उसका हेतु, उसका रीजन मुझे बताइए। तो मैंने सर उनको बोला कि आप ये तो मुझे मेरे से नहीं जान सकते हैं कि मुझे क्यों चाहिए। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मैंने काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट दिखाए हैं उनको, और हम्म। बॉम्बे हाई कोर्ट के भी जजमेंट दिखाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी जजमेंट नहीं मानेंगे। तो अब तो आपके पास कोई चारा बचा नहीं। अब आपको स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, नहीं, रेलवे का मामला है तो आपको अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जाना होगा। जी सर, मैंने तो वहां पे भी आरटीआई उनके लिए लगाई, लेकिन अभी 7 नहीं, महीने लेकिन सर। ये रेलवे से आप बोल रहे हो कि पुलिस में, स्टेट पुलिस में कैसे गया? रेलवे ने क्या आपकी एप्लीकेशन पुलिस में ट्रांसफर की है? नहीं नहीं सर, रेलवे विभाग ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमने ऐसी कोई घटना की ही नहीं है। अच्छा, जबकि डिमोलिशन नहीं ऑलरेडी, किया है। जी, पुलिस विभाग इन्वॉल्व थे यहाँ पे, डेप्यूटी कलेक्टर इन्वॉल्व थे, कलेक्टर साहब इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी ओके। सभी जगह से मैंने आरटीआई लगाई तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए, कोई भी जानकारी नहीं दे रहे। ओके। नहीं, तो इसमें तो फिर आप, चूंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने किया तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में आपको अपील फाइल करनी होगी। और जी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील फाइल करिए, और जब आपको कोई पूछे कि क्या रीजन क्या है, तो जी एक्ट में तो लिखा हुआ है कि रीजन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप ये बता दीजिए कि मेरे काम की जानकारी है और मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ, मैं वहीं जी रहता हूँ, जी इसीलिए मुझे ये जानना है। जी क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग बातचीत के दौरान भी अगर सिर्फ बहुत स्टबॉर्न तरीके से हम बोल देते हैं, नहीं आपको जानने का कोई हक नहीं है, तो जी जो एपेलेट अथॉरिटी, उनको लगता है कि अरे हमें क्यों मना कर रहे हैं। तो आप उसको ये ना कह करके आप ये कह दीजिए कि देखिए वो जो मेरी रुचि का विषय है और इसलिए मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं अफेक्टेड पर्सन हूं, मैं वहीं रहता हूं और उस कार्रवाई से मैं अफेक्ट हुआ हूं, इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या कुछ हुआ है। जी। और सर तो एक बात ये है कि सर सारे विभाग, जो डेप्यूटी कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब थे, उनके ऑफिस में भी वो इन्वॉल्वमेंट थे, तो उनके पास से भी नहीं, तो मैंने आप एक, जानकारी। जी हाँ, तो कलेक्टर ऑफिस से क्या बताया गया? सर, वो उन्होंने ये बता ऐसा मुझे जवाब दिया आरटीआई में कि आप हमें ऑर्डर नंबर और ये सब जो लेटर थे, किसने परमिशन मांगी थी, ये सब मुझे डिटेल दीजिए तो अच्छा, मैं देखिए, जी अभी देखिए, हम लोग देखिए इसको बाद में विषय को लेते हैं, इसमें ऑलरेडी ये आज का जो विषय था आपको शायद जानकारी नहीं होगी। आज हमने एमपीपीएससी और जो एग्जाम्स है, एग्जाम्स को लेकर के जो चल रहा है, उसको, उस पर चर्चा के लिए ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो जी वेबिनार के अंत में हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, और आप सभी लोग जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, अगर आपका एग्जाम से अलग कोई मुद्दा है तो उसको हम लोग बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ वेबिनार हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दीपक गुप्ता जी हैं और कुछ लोग और भी हैं, मुझे लगता है Sir, सत्यम जी हैं। one thing, Rahul sir, one thing I want to explain here, that मैं कुछ neither ऐड करना first चाह रहा हूँ। appellate authority nor the second appellate authority have any power to ask the reason from the appellate राइट। why you have
Sure. filed this RTI application, and what is the necessity to seek Right. this in? Because तो Section 6(2) जी of RTI Act clearly says this, that ठीक है question cannot be asked for the नहीं reason. दैट्स व्हाई आई सेड कि उसमें लॉ में ऑलरेडी ये प्रोविजन तो है कि फर्स्ट नहीं पूछ एपिलेट सकते हैं। अथॉरिटी जो इसमें डीएसपी तीन साहब ने एक्सेप्शन क्या दिए बोल रहा गए हैं। पूछा था उनको, तो वो चलिए साहब को अब बोलना चाहिए दूसरे था, लोगों को आपका बुलाते हैं। 6(2) के तहत गलत है। शिवानंद जी, दूसरे लोगों को मौका दीजिएगा जरा। सर इसमें 8.2 के 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। तो इसमें 8.1D, 8.1E और 8.1J का यदि मामला है तो पब्लिक इंटरेस्ट वाली टेस्ट लागू होती है। तो ऐसे में अपीलीय अधिकारी और जो सेकंड अपील जो सूचना आयोग है वो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है वो जान सकते हैं। तो ये जो 8.1D, E और J आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस टू सेक्शन 6(2). एग्जैक्टली दूसरा एग्जैक्टली दूसरा यह है कि रेलवे में 2 तरह की पुलिस होती है। एक होता है GRP जो स्टेट की होती है, दूसरा होता है RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत आता है। तो रेलवे की संपत्ति और रेलवे का जो कैंपस है उसकी जो रक्षा करना ये RPF का काम होता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है तो जो GRP है वो भी रेलवे स्टेशन पर होती है। तो GRP जो है वो स्टेट पुलिस के अंतर्गत आता है ये और वो ठीक है स्टेट का ठक्कर मामला जी, है। हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ये सत्यम जी यहाँ पर हैं, और सत्यम जी को जरा शिवानंद जी आप हैं तो माइक ऑन कर दीजिए। और ये जियोमी से भी कोई हैं सज्जन, उनका नाम नहीं आ रहा है तो आई डोंट नो उनका क्या नाम है। वो भी इस विषय पे कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर बोलिए। आई थिंक शिवानंद जी यहाँ पर है नहीं, हाँ तो सर आई वुड सर रिक्वेस्ट। हाँ नहीं सर ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल वो था। नीरज वर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, फिर हाँ पवन कांत मिश्रा में। तो नीरज वर्मा जी क्या बोलना चाह रहे हैं? ना सर या सर नमस्ते। मैं एक्चुअली क्या है कि रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ही आपसे बात करना चाह रहा यस था। जी हमारा सिलेक्शन हुआ था 2019 में IIM इंदौर के थ्रू डिस्ट्रिक्ट फैसिलिटेटर पोस्ट पे। अब ये स्किल डेवलपमेंट की एक पोस्ट थी जिसमें कि हम लोग IIM से चयनित हुए थे, जहाँ पे हम लोग की एक पूरी SC ST या कैटेगरी वाइज जो है वो सिलेक्शन लिस्ट जो है निकाली थी। अब इन्होंने क्या किया कि 2022 तक तो इन्होंने जो है रोक के रखी भर्ती। और उसके बाद MGNF के कुछ लोग जो उस परीक्षा में बैठे नहीं, उन लोगों को जो है ये हमारी प्रोसेस को बाईपास करके और उन लोगों को पोस्टिंग दे दी। तो दैट इज इलीगल सर। दैट इज नॉट। और ये जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में बोलते हैं कि वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया सर। And they are also not complying to the orders of the Honorable High Court also, sir. इसमें सिर्फ एक चीज मैं सर से बोलना चाहूंगा कि सर से मेरी बात हुई थी पहले भी 2019-20 में ही मैंने बात की थी। राहुल सर से ही मैंने बात की थी। तो उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही मैंने RTI के थ्रू ही मैंने सारी जानकारी निकाली है सर। RTI हेल्प मी वेरी मच, बिकॉज क्या है कि अदरवाइज तो दे वर नॉट एबल इवन विलिंग टू टॉक टू एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो सर मैं तो आपका बहुत मतलब धन्यवाद देता हूं कि आपने मतलब मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दिया था। बट द थिंग जी इज कि नीरज जी, इट हैज अभी तक मतलब 5-6 साल हो चुके हैं, बट ये इन्होंने ना इनका गवर्नमेंट को रवैया जो चेक ही नहीं करी। जी हाँ, और बिल्कुल आप ये आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ये लग रहा है कि आप देखेंगे MPPSC का भी जो रवैया है वो बिल्कुल वैसा ही है। वहां पर भी जो वो बहाने बनाते हैं कि साहब वो मामला कोर्ट में चल रहा है। जब भी कोई स्टूडेंट जाता है या कोई जनप्रतिनिधि भी उनसे बात करता है कि ये आप स्टूडेंट्स की क्यों नहीं सुन रहे हैं, तो वो कहते हैं कि वो मामला कोर्ट में है। अब सवाल ये उठता है भाई कोर्ट में गया कौन है? MPPSC छात्रों के विरोध में कोर्ट में गई है। और MPPSC को करना क्या है? MPPSC को सिर्फ इतना ही करना है कि वो जो पिटिशन चल रही है, कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, उसमें वो अपना स्टैंड जो है वो विड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स के फेवर में। लेकिन ये तो बहुत ही रिडिकुलस जवाब दे देते हैं कि भाई मामला कोर्ट में है। भाई कोर्ट में तो आप लोग खुद गए हुए हैं, स्टूडेंट्स को इसलिए जाना पड़ा है कोर्ट क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए वो कोर्ट में गए। और आप लोग स्टूडेंट्स के विरोध में कोर्ट में चले गए। वो फिर कहते हैं कि हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट में है मामला। तो ये बहानेबाजी तो बहुत करते हैं। इसमें ये जियोमी से है शिवानंद जी, वो कुछ बोलना चाह रहे थे इस विषय पे। I have to speak. हाँ प्लीज।
पर सो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के बारे में कुछ चर्चा करनी है। हाँ, क्या 12 जी हो गया आपका? हम्म पवन ये मेश्राम जी, क्या बोल, एक मिनट, कौन कौन बोल रहे हैं आप? सैमसंग SM A346E से? हेलो, पवन कांत मेश्राम जी, आपका क्या पॉइंट है? जय हिंद सर। मैं पवन कांत मेश्राम, MP हाँ, बालाघाट से। बोलिए जी। सर, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रुप को। और राहुल सिंह सर के मार्गदर्शन में मैंने इसके पहले RTA के तहत एक अपील भी लगाई थी। मेरा मैटर ये था, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से LLB की जिस प्रकार से पेपर देखने का प्रावधान के तहत उनने एक हफ्ते का प्रावधान रखे हुए थे कि आप अपनी कॉपी को देख सकते हैं और उसके एवज में 300 रुपये पेड कर सकते हैं। वो प्रावधान के तहत मैंने कॉपी भी देखा और उस कॉपी में अनियमितताएं पाई गई और उसमें एक क्वेश्चन को चेक नहीं किया गया था और नंबर भी नहीं मतलब दिया गया था, बाकी सारे नंबर पे ओवर राइटिंग की गई थी। तो उसे मैंने RTA के तहत निकाला। 6 महीने के अंदर मुझे कॉपी भी मिली और मैंने उस कॉपी के एवज पे एक निवेदन भी किया कि ये नंबर मुझे दिया जाए सारा चीज। तो उनका मौखिक तौर पे यही कहना था कि MPPSC में भी जिस प्रकार से नंबर और सारी चीजें देखने नहीं मिलती, आपको देखने तो मिल गई, लेकिन इस पे कार्यवाही कुछ भी नहीं होगी। तब भी मैंने एक निवेदन किया और एक लिखित आवेदन दिया और उस आवेदन के परिप्रेक्ष्य में एक RTA 6163 के तहत लगाया, जिस तहत उनने कोई भी जवाब नहीं दिए। तो उसकी मैंने शिकायत 18(1) के तहत पहले यानी अपील किया था, अपील में भी जवाब नहीं आया और उसके तहत नहीं, अपील नहीं किया था मैंने, राहुल सिंह सर को शायद 18(1) के तहत उनके सुझाव के तहत ऊपर में लिख कर डालने के लिए बोले थे कि ये किसी भी तरीके से जीवन से या करियर से जुड़ा हुआ है तो उसकी सुनवाई अग्रिम हो जाती है। तो मैं उनके मार्गदर्शन पे किया था। तो उनका सुझाव था कि पहले आप अपील लगाइए और एक कोर्ट का उनने निर्देश भी किए थे। तो उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में भी मुझे मतलब घुमाकर ये दिया गया कि जवाब की आपको 6 महीने तक आप कॉपी निकाल सकते हैं करके लिख के दिया, जबकि मैंने कॉपी निकाल चुका था। और उनका ये कहना कि PSC में भी ये प्रावधान नहीं है तो हम आपको कैसे कॉपी के संशोधन कर दें। ये बात मतलब मैं अपना अनुभव और सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और मेरा यह क्वेश्चन है कि अब मैंने 18(1) के तहत शिकायत करूं या फिर PL लेकर हाई कोर्ट जाऊं। धन्यवाद सर। नहीं, अभी आपका मामला, अभी आपकी उसका निराकरण क्या हुआ है? निराकरण कुछ भी नहीं हुआ। जो मैंने आवेदन डाला था जिसमें उस क्वेश्चन को जांचा जाए और वो सेशन निकल गया और मेरा जो ठीक है। LLB का करियर है बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। अच्छा, क्योंकि ये मामला अब RTI से अलग हटके हो गया है। अब आप चाह रहे हैं कि जो RTI के थ्रू आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल गए उस पर क्या उन्होंने रेजोल्यूशन, क्या उन्होंने निराकरण किया, उसको आप जानना चाह रहे हैं। तो और उसकी आपकी शिकायत है, तो उसमें अब आप आगे कोर्ट में आप जा सकते हैं और आप रिट पिटीशन जो है वो दायर कर सकते हैं। अगर आपने सभी फोरम पे आपने उसकी शिकायत कर दी है। वीरेंद्र ठक्कर जी, इस पे आपको और भी कुछ बताना चाहेंगे? ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने कॉपी लिया सूचना के अधिकार के तहत, उस तहत मैंने एक निवेदन किया कि इसमें जी ये चीजें आपके यहाँ से अनियमितताएं हुई हैं। उस तहत जी। इस क्वेश्चन के तहत उसको जांचा जाना चाहिए था, इसमें नंबर दिया जाना था। तो ओके। उस तहत उस आवेदन पे मैंने RTA लगाया था कि जी इस जी। आवेदन पे मेरे आवेदन पे आपसे संबंधित ठक अधिकारी द्वारा जी। की कार्रवाई की गई उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाया जाए। वो निराकृत अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, ठक्कर जी। आई थिंक वीरेंद्र ठक्कर जी इस वक्त शायद हाँ अवेलेबल जी। नहीं है, बट देन अच्छा। अच्छा, आ गए। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही, आ रही। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इनका क्या प्रश्न था? मेरा ये प्रश्न इन्होंने मेरा प्रश्न ये था, हाँ जी। मैंने कॉपी के तहत अंदर पे क्वेश्चन जो जांचा गया है, उस क्वेश्चन को जांचने की अनियमितताएं और जो ओवर राइटिंग की गई थी उससे संबंधित एक निवेदन
आपकी मैंने आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पवनकांत मेश्राम जी, आपकी लगता है आवाज दो क्लियर नहीं फोन आ रही है। आप दो जगह से जुड़े हुए हैं क्या? ठक्कर सर 2 जगह से जुड़ता हूँ। नहीं, मैं एक ही जगह से जुड़ा हूँ आज। नहीं नहीं, वो नहीं ठक्कर साहब जो हाँ, पवनकांत मेश्राम जी शायद पवन 2 जगह से मेश्राम। नहीं, मैं एक ही जगह से हाँ, तो आपकी आवाज लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। आप वीडियो प्लीज बंद कर दीजिए तो ऑडियो क्लियर हो जाएगा। वीडियो बंद कर दीजिए अपना। आवाज डबल आ रही है सर। हाँ, अब ठीक है, आपकी आवाज तो सही आ रही है। मेश्राम जी कहिए। मेरा सर क्वेश्चन ये था एलएलबी की जो मैंने और उस कॉपी में जो हाँ हाँ, और उसके परिपूर्ण किया था आचार्य रह गया है और में उसी ये इनकी आवाज आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है आपकी। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने मैं आपको बताता हूँ वीरेंद्र ठक्कर जी, इनका ये कहना था कि इन्होंने आरटीआई के थ्रू आंसर शीट एक्सेस किए, उसमें उनको मालूम पड़ा कि उसमें आंसर शीट को चेक करने में गड़बड़ी की है। अब वो गड़बड़ी सामने पकड़ में आ गई, लेकिन स्टिल यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ सुन नहीं रही है, उनकी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हाँ जी, मैंने बताया एक्चुअली जो है ना, इनसे मेरी फोन पे भी पहले डिटेल में बात डिस्कस हो गई थी। ये पुराना इशू है। एक्चुअली ऐसा है ना कि आरटीआई इज नॉट ए ग्रीवेंस हैंडलिंग मशीनरी। फोटोकॉपी इनको मिल गई है, मैनिपुलेशन भी पता चल गया, लेकिन अब पीआईओ जो है वो फोटोकॉपी दे सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब इनको जो लीगल रेमेडी जो चाहिए, तो हाईकोर्ट में कुछ लोगों का केस पेंडिंग है। इनका इश्यू यह है कि जो लॉ कॉलेज है इनका, ये बार काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, एंड देयर फॉर द डिग्री विल बी ऑफ नो यूज। तो दो अलग अलग इशू है इनके। एक तो ये है कि जो कॉलेज जो है वो बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और जो दूसरा इशू है वो ये है कि इवैल्यूएशन में गड़बड़ी हुई है। तो जो इवैल्यूएशन में गड़बड़ी में जो यूनिवर्सिटी के रूल्स है कि जो भी 45 दिन या जो भी इनके पास टाइम होता है, विद इन दैट टाइम ही हैज टू पे द फीस पर पेपर, और रिवैल्यूएशन हो सकता है। रिवैल्यूएशन इज डन बाय द अदर एग्जामिनर। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आरटीआई एक्ट के बाहर है। यूनिवर्सिटी के रूल और ऑर्डिनेंस इनको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके मुताबिक इनको रिवैल्यूएशन कर सकते हैं वो आरटीआई। उसके बाद भी ना हो तो फिर ये कोर्ट जा सकते हैं। हाँ, तो फिर कोर्ट में जा सकते हैं। तो इनका जो सोल्यूशन है वो आरटीआई में नहीं है। आरटीआई में ऑलरेडी कॉपी इनको मिल गई है, मैनिपुलेशन भी पता चल गया है, लेकिन जो भी चेंज हुआ है वो यूनिवर्सिटी के रूल्स के मुताबिक ही होता है। और मुझे लगता है शायद लिमिटेशन भी पार कर चुके हैं, क्योंकि इनका इशू बहुत पुराना है, 6 महीने से ज्यादा। तो अब रिवैल्यूएशन या ऐसी रेमेडी भी करे तो नियमानुसार वो नहीं होंगी, क्योंकि आंसर बुक वगैरह कोई केस पेंडिंग ना हो तो वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है 6 महीने बाद। ओके, धन्यवाद। शिवानंद जी एक जूम यूजर है। ठक्कर सर, मैं आपको यहाँ पे ये रिमाइंडर करवाना चाहूंगा कि जो टाइम ड्यूरेशन था उस ड्यूरेशन में मैंने कॉपी भी पाया, और जिस टाइम ड्यूरेशन में रिवॉल्यूशन का फीस था वो भी मैंने पेड किया। उसके बाद जो अनियमितताएं पाई गई उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने एक आवेदन जो यूनिवर्सिटी को लिखा। हाँ भाई, उसी की बात कर रहे हैं मेश्राम जी। मैं ये आरटीए के तहत जानकारी चाह रहा हूँ कि उस आरटीए पे आपके द्वारा कार्यालय में अधिकृत अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने बाकायदा 18(1) के तहत शिकायत भी की थी। अब मुझे क्या करना चाहिए ये मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। देखिए, आपका कहना है कि आपने एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद फिर आपने शिकायत की कि ये गड़बड़ी है। आपने फिर दोबारा आरटीआई लगाई, शिकायत की कि आरटीआई लगाई, ये बताइए। मैंने जो शिकायत में उनसे निवेदन किया कि आपके द्वारा नहीं, वो वैसा नहीं होगा। वो फिर शिकायत ही की ना, शिकायत पे आरटीआई लगाई कि नहीं लगाई? शिकायत पे ही आरटीआई लगाया, और उस शिकायत के परिप्रेक्ष्य में अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति के लिए मैंने आरटीआई लगाया था, जिसका निराकरण नहीं किया गया। तो नहीं, फिर 18 पे नहीं जाएंगे ना आप देखिए, 18 में अगर कोई सूचना आयुक्त आपको अच्छे मिल रहे हैं तो आप 18 में जा सकते हैं। अदरवाइज आप वो अपील का प्रोसेस फॉलो करके जा सकते हैं कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की है और नहीं की गई, तो उसमें आप फर्स्ट अपील फाइल की है, फर्स्ट अपील के बाद फिर आप सेकंड अपील फाइल कर दीजिए। शिकायत की जानकारी तो आपको मिल जाएगी।
आपको शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। राहुल सर, आपने जो मुझे मतलब पत्रचार भी किए थे, उस तहत हम्म। मैंने 18 के तहत आपने एक कोर्ट का निर्णय भी आपने उसमें जजमेंट किए थे। और आपने मुझे सजेस्ट भी किए थे कि आप मतलब फर्स्ट अपील करने के लिए, मैंने फर्स्ट अपील भी किया। फर्स्ट अपील में वही हम्म। कॉपी निकालने का शब्दों का वो मतलब सर्जित यानी जानकारी देके दे दिए हैं। और ये अभी आए हुए मुझे 45 दिन से ज्यादा देखिए, हो गया है। आप क्या हो रहा है कि आपकी मेश्राम जी ये कुछ मतलब ने एक कहानी यहां तक तो लोगों को समझ में आ गई कि आपने एक आरटीआई लगाई और आपने एक फर्जीवाड़ा पकड़ा अपने मार्कशीट में। जी यहां जी। तक तो समझ में आ गया। फिर आपने एक शिकायत की। शिकायत में आपने ये कहा कि भाई ये फर्जीवाड़ा ठीक करो, जो गलत काम हुआ है मेरी आंसर शीट पे उसको ठीक करो। फिर आपने फिर दोबारा एक आरटीआई लगाई कि जी मेरी जो शिकायत है उस पर क्या किया गया। जी उसमें उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। जी। उसके तो परिप्रेक्ष्य में, हाँ फर्स्ट उसके, अपील की। हाँ उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने 18 के तहत शिकायत लगा दी थी। नहीं नहीं, आप, शिकायत नहीं करेंगे। आप शिकायत नहीं लगाएंगे ना। अब आप शिकायत मत लगाइए ना। अब आप अब आपने क्योंकि आप अपील प्रोसेस में आप फॉलो करिए ना उसको। जी फर्स्ट अपील मैंने करिए। फर्स्ट कर दिया, उसका भी जवाब आ गया है। क्या जवाब आया? उसमें आप यही आया कि संतुष्ट? 6 महीना तक हमारे पास कॉपी मतलब रहती है, उसके बाद हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाँ, छह ठीक महीना है। तक कॉपी निकालना था, बल्कि मैं तो कॉपी तो पहले ही निकाल चुका हूँ। भाई वो अलग चीज है। आप समझिए, उन्होंने जवाब तो सही दिया आपको। उनने सर जवाब से मुझे भटका दिया है। मैं नहीं तो नहीं, जब भटकाया नहीं। बट जवाब बिल्कुल सही दिया है कि 6 महीने में उन्होंने आपने बोला कि मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई की। मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि 6 महीने जो उनके कॉपिंग के रूल्स हैं उसके तहत उन्होंने कॉपी डिस्ट्रॉय कर दी है। ये हुआ है। अब आप उसको छोड़ दीजिए। अब ये विषय यहां उसको छोड़ दीजिए। अब चूंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और आप अफेक्टेड हो, तो आप उसमें आप ये करिए कि ये अब आपके सामने पूरी चीजें आ गई हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। अब आप उनको बताइए कि साहब, यूनिवर्सिटी को एक आप कंप्लेंट करिए कि मैंने आपको शिकायत की थी कि मेरा ये ठीक करिए। आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आपने ये बहाना बनाया कि ये डिस्ट्रॉय कर दी गई। मेरे पास उसकी एक कॉपी है। उसको मान्य करते हुए, क्योंकि ये सर्टिफाइड कॉपी है, उसको मान्य करते हुए, उसको ओरिजिनल ट्रीट करते हुए, उस बेसिस पे आप उसको ठीक करिए, क्योंकि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और अगर वो यूनिवर्सिटी उसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं करता है, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है, फिर आप कोर्ट जा सकते जी जी, धन्यवाद सर। यही मैं जानकारी चाह रहा था, क्योंकि मैंने टाइम ड्यूरेशन में सारी हैं। चीजें की, लेकिन जी उस जी। तहत वो भी गुमराह कर रहे हैं। धन्यवाद ठीक है। सर। ठीक है, थैंक यू। ये जूम यूजर हैं शिवानंद जी। वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। सर एक रिक्वेस्ट। हेलो। हेलो। सर शिवानंद जी, मेरी जूम। रिक्वेस्ट थी इससे। हाँ, बताइए ना। इसमें अभी सर जो अभी जो डिटेल आपने सर ने इन्होंने बताई, इसमें भी हम्म। मेरी बात जो विक्रम यूनिवर्सिटी की मैंने जो चर्चा की थी कि रिवॉल्यूशन के दौरान अपन पासबुक अपनी आंसर शीट देख सकते हैं। तो सर मेरा इनसे ही निवेदन है कि इन्होंने कुछ शुल्क अदा किया था क्या उस यूनिवर्सिटी के उस कॉपी देखने के उसके ऊपर? 300 रुपए मैंने का। 300 रुपए का, वो भी एमपी ऑनलाइन के थ्रू उन्हें खुद निर्धारित करके तीन सौ रखे रुपए थे। का। मात्र मतलब 4 दिन का समय रखे थे। यहाँ तो हाँ, 1 हफ्ते का आपने बताया कि 4 दिन का समय रखे थे। तो ये भी एक नई चीज है सर, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब करना पड़ा। जी। हाँ, ये जो भी को होस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जूम यूजर हैं, उनका जरा माइक ऑन कर दें। और शैलेश गांधी साहब भी जुड़ गए हैं। तो जूम यूजर की जो क्वेरी है, जो भी इसका वो होगा, मैं शैलेश गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसका जवाब दें। जूम यूजर बताइए क्या है? हाँ। जूम यूजर हाँ, क्या सवाल? जूम
हाँ, हेलो। जूम यूजर, आप सवाल पूछिएगा। मेरा जूम यूजर। राहुल राहुल सिंह जी से एक सवाल था। जी, राहुल सिंह जी सुन पा रहे हैं प्लीज? ये आप जूम यूजर बोल रहे हैं? ये शैलेश गांधी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैलेश गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वो आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। हाँ हाँ। मैं हाँ निवेदन ये कर रहा था कि जी। मेरे मैट्रिमोनियल केस है, बहू का और बेटे के पीछे विवाद है। अच्छा, देखिए आपका ये मैटर जो है, एक्चुअली अभी हम लोग ये, आपने तो शायद ये लिखा था, आप जूम यूजर बोल रहे हैं, आपने हाँ लिखा था कि जी। मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में राय लेनी। हेलो राहुल सर। नहीं, फिर कोई और नहीं होगा। मैं मेरा जूम नाम नहीं यूजर इसमें हूँ। आ रहा होगा वासुदेव पारवानी के नाम नहीं से। नहीं नहीं, नहीं, आपका नाम तो वासुदेव है। ये मैं जूम यूजर जी सर। को मैं, जी सर। जी अब सर। पहले इनका जूम यूजर का सवाल पूछ लेते हैं, और आप लोग अपना जूम यूजर की जगह आप लोग अपना नाम लिख लें तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ एड्रेस करने के लिए। सर मेरा नाम अनीश चौधरी है। सर मैं सुन जी, पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए। सर सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरी जो मैं जिस चीज़ पे बोलना चाह रहा हूँ वो कोई आरटीआई से रिलेटेड नहीं है। हमारी सर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है 2022 से, जो कि अभी तक चल रही है, और अभी 2024 में उसके जाके एग्जाम हुए हैं। दिसंबर तक उसके इंटरव्यू हो जाने चाहिए थे सर। अभी हम्म, एमपीपीएससी ने नेक्स्ट 2025 का एक शेड्यूल निकाला है, जिसमें पूरे साल में हमारे कहीं पे इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं है। हम चाह रहे हैं, हम सर आपसे राय लेना चाह रहे हैं कि इस पर कुछ लीगल एक्शन हम ले सकते हैं क्या? कोर्ट की तरफ से हम कुछ पिटीशन फाइल कर सकते हैं क्या, ताकि हमारी बात सुनी जाए? शैलेश सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जवाब दे दें। कोर्ट का मामला है इसमें। देखिए, कोर्ट्स में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स मिलते हैं, आरटीआई पे भी। जी सर। जैसे वीरेंद्र जी ने कहा, तो हकीकत में कोर्ट का जजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। कानून क्या है ये कोई समझ नहीं सकता है। हम कहते हैं कोर्ट जो निर्णय देगा वो सही है, और कोर्ट खुद कॉन्ट्रडिक्टरी जब देता है। आंसर शीट्स के बारे में ये बहस हो रही है। आदित्य दुबई केस में कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि आंसर शीट देनी चाहिए आरटीआई में। उसके बाद ये विवाद चलता ही क्यों है? क्योंकि कानून को मानते नहीं है हम। आपका मैटर तो आपको कोर्ट में ही रिजॉल्व होगा, मगर कोर्ट में रिजॉल्व होगा तब तक शायद आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ओके। आई डोंट नो इसका कोई रेडी सोल्यूशन मुझे तो नहीं समझ में आता है। सर हमें भी नहीं समझ में आ रहा हम कहाँ जाएं, नहीं किसके पास है जाएं। नहीं, अब अपने देश में नहीं है। जब तक हम कोर्ट्स को 6 महीने 8 महीने के अंदर डिसीजन नहीं दिलवा सकेंगे, तब तक यही बिल्कुल। हालत रहेगा। जी धन्यवाद। अपने जी, यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। सर 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 एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये सर नमस्ते, मैं दीपक तिवारी बात कर रहा हूँ। अ, सर जी सर हमारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हुई थी अभी 2023 में। तो सर वैकेंसी आई थी 8,500 पोस्ट पे, 8700 पोस्ट पे लगभग। तो सर वो वैकेंसी का जो रिजल्ट आया है वो फरवरी में आया है 2024 में, और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक है जो वेटी कैंडिडेट है। सर 8700 पोस्ट में, सर सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, हाँ। जी हाँ। सर 8700 पोस्ट में जो वैकेंसी आई है सर, उसमें 2900 पोस्ट का रिजल्ट निकाला गया है। सर बाकी के जो रिमेनिंग पोस्ट है उसका रिजल्ट भी नहीं निकाला गया है, और उस बारे में कोई बात भी नहीं चल रही है। विधानसभा में किसी विधायक महोदय द्वारा ये प्रश्न उठाया गया कि इसमें आगे की क्या प्रोसेस है, कि आप रिजल्ट निकाल रहे हैं या इसमें पोस्ट इंक्रीज कर रहे हैं। तो उधर से जवाब आया सरकार की तरफ से कि अभी इसमें फिलहाल कोई बात नहीं चल रही है। तो सर आरटीआई के माध्यम से क्या कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि जो बाकी के होल्ड पोस्ट है तो उनका क्या करना है, भर्ती देंगे या नहीं? क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी है सर रिजल्ट की वो 1 साल है, जो कि फरवरी 2025 तक ही है, 20 फरवरी 2025 तक सर। तो सर हम क्या कर सकते हैं उसमें, आपसे थोड़ा सा जानना चाहते हैं, प्लीज आप गाइडेंस दें सर। अगर फरवरी में तक में आपको ये वैलिडिटी है, तो मेरे हिसाब से कुछ भी करने से फायदा नहीं होगा अभी। अब आरटीआई भी करेंगे, वो भी आपको उसका रिजल्ट क्या मिल गया, आप क्या कर पाएंगे उसका? क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, उनके पास 30 दिन का समय रहता है, और 30 दिन वो ले लेंगे, उसके बाद फिर वो फर्स्ट अपील के लिए फिर जाएगा मैटर। तो जी सर। वो
उसी में आपका टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा। जी लेकिन अगर सर। आप मैं ये कहता हूं कि अगर सही में मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर वहां बैठा हो, प्रोएक्टिव इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, तो वो जी आपकी सर। जरूर मदद कर सकता है। आप उनसे चर्चा करके फिर आप आरटीआई जी सर। लगाइए, और उनसे अगर पहले से बात हो जाए कि साहब अगर मेरी अपील आप सेक्शन 18 के तहत आप सुन ले, अगर आरटीआई डिनाई हो जाती है, और चूंकि जी ये सर। मेरे लिए कैरियर का सवाल है और मेरे जी पास सर। इतना समय नहीं है, फरवरी में ही एग्जाम होना है, तो जी सर। उसमें उस सर्कमस्टेंसेज में श्रीमान जी, मैं इंफॉर्मेशन दीपक जो गुप्ता है जी आपका सर। सहायक मैटर प्राध्यापक सुन सकते परीक्षा हैं। 2022 के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कौन है? हेलो सर सर। दीपक दीपक गुप्ता, सहायक अच्छा, दीपक गुप्ता प्राध्यापक जी। परीक्षा 2022 के विषय में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दीपक गुप्ता जी बताइए। सर, हम लोग का की वैकेंसी 47/2022 आई थी 2 दिसंबर 2022 में, हम्म। जिसके तीन फेज में इनने एग्जाम करवाए हैं। और हम्म। पहले चरण का एग्जाम 9 जून को हुआ था, और दूसरे का 4 अगस्त को, और तीसरे का 17 नवंबर को, जिसमें 2 चरण के रिजल्ट आ चुके हैं। और इनका साक्षात्कार कराने का जो टेंटेटिव डेट थी वो दिसंबर। अभी 8 विषयों के साक्षात्कार कराने के की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। लेकिन उसमें हम्म। भी इनने अभी जैसे 18 तारीख से हम लोग का प्रोटेस्ट चालू होना था, तो उसमें इनने 17 दिसंबर को रात में एक नोटिफिकेशन जारी किया, साक्षात्कार 2025 का योजना। हम्म। उसमें इनने ये कैलेंडर आया। डेट, हाँ कैलेंडर है, डेट वेट कुछ भी इशू नहीं की, सिर्फ 2-3 विषयों की करी, बाकी सब टेंटेटिव दे दिया। और उसमें जी। इनकी फॉल्ट क्या थी कि जिस दिन हम लोग का प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे 18 दिसंबर को, तो शाम को ही जैसे दोपहर में चर्चा हुई, कोष्ठी सर आए थे चर्चा में, हम्म। तो चर्चा हुई थी, इनने उसमें सेकंड टीप जोड़ दी जिसमें सेकंड फेज वालों को रिजल्ट दे चुके हैं, तो उनके अच्छा। साक्षात्कार कराने के लिए सेकंड टीप उसमें जोड़ी। और उसमें इनने क्या बोल दिया है कि ये अभी समीक्षा अवधि में है, जैसे कंप्लीट होगा तो हम इसमें आप साक्षात्कार कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। जो कि जी। इनने आश्वासन सिर्फ दिया, जो कि हवाई ही होती है। वो शायद हम्म। आंदोलन के दबाव में आके ऐसा किया इनने। और ऊपर से ये अभी सेकंड फेज का कोई वो नहीं है ना, फर्स्ट फेज का भी इनने कोई क्लियर नहीं किया। 2 विषय के 3 विषय के जो भी डेट दिए हैं वो कराने अभी 23 तारीख से चालू कर देंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताइए आप। कुछ भी क्लियर नहीं है इनका असिस्टेंट प्रोफेसर का, और ये एनईपी 2020 का रोना रोते हैं कि इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा वैसा करना है। ये रिटर्न नोटिफिकेशन इन्होंने दीपक जी क्या निकाला था कि ये साक्षात्कार में क्या आप बता रहे थे? कि जो ये नोटिस साक्षात्कार जो प्रथम चरण का था, ये हम्म। दिसंबर जनवरी में इनका टेंटेटिव था कि संभावित था कि ये हम करवाएंगे। लेकिन अभी हम्म। इनने उसमें डेट दिया है कि जून जुलाई तक में प्रथम चरण वालों का, जो कि 8 विषयों का होना था, एक एक विषय में 15-15 दिन का इंटरव्यू का गैप कर रहे हैं। जिसे एक अच्छा। विषय में एक पोस्ट है, उसमें भी ये 15 दिन ले रहे हैं। अच्छा। सेकंड सेकंड फेज वालों का तो कोई पता ही नहीं है कि ये इंटरव्यू लेंगे कब, जबकि उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम पोस्ट हैं, रिजल्ट इशू हो चुके हैं। और हम्म। उसी को इनने सीधे बाहर कर दिया, स्लॉट से ही गायब कर दिया कि 2025 में लेंगे भी कि नहीं लेंगे, 2026 में लेंगे भी कि नहीं लेंगे। कुछ भी इनने डिक्लेयर ही नहीं किया कि हम क्या करेंगे उस विषय में। और जब ओके। स्ट्राइक हम लोग कर रहे थे, बात उन तक पहुंची, तो ये शाम को ही उसमें सेकंड टीप जोड़ते हैं। और उसी कैलेंडर में उसी डेट पर इवन अपन वेबसाइट पे उसमें अपलोड करते हैं, तो उसमें जी। डेट अपनी हो जाती, डेट चेंज हो जानी चाहिए कि 18 दिसंबर को हमने किया है। तो हम्म। उसमें वो डेट भी चेंज नहीं की है, ऐसा एल्गोरिदम करके इन्हें जो भी किया है, तो डेट भी चेंज नहीं किए। बस उसमें सेकंड टीप जुड़ गई है और डेट भी वही है, सब कुछ वही है। ठीक है। बस। वीरेंद्र कुमार जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। सर इसी टॉपिक में एक और बात बताना चाहूंगी सर। मैं मई में इन्होंने अच्छा। नई भर्ती निकाल दी है, तो सर क्या हम फिर से उस एग्जाम में बैठेंगे? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, तो क्या हमें फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? तो सर अगर वो मामला क्लियर हो जाएगा हमारा सेकंड फेज का, तो सर हम्म। जितने सिलेक्ट रहेंगे वो तो हट जाएंगे ना सर। कंपटीशन नहीं, ऐसे बढ़ता जाएगा और डेट पे डेट बढ़ती जाएगी सर, इंटरव्यू की डेट भी क्लियर नहीं हुई है।
वही बिल्कुल एमपीपीएससी सिविल सर्विस जैसी हो जाएगी कि 2019 से आ रही वैकेंसी, जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं वही बार बार मेंस भी लिख रहे हैं, वही इंटरव्यू दे रहे हैं, नए बच्चे कोई भी इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। और मेरिट हम अपनी चाह जा रहे रही है 80+, हेलो। वैसे ही एपी में हो जाएगा। जी सर हम चाह रहे थे कि अगर फर्स्ट फेज वाला एग्जाम की इन्होंने डेट दी है, ऐसे सेकंड फेज की एग्जाम इंटरव्यू करा के सेकंड वैकेंसी बाद में निकालेंगे, जो मई के टाइम पर इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है। जी पहले ये कंप्लीट करें उसके बाद उसको करें, ठीक है। और ये करें वीरेंद्र 2025 में ही। हाँ, वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी, आप सुन पा रहे हैं? किरण जी, लगता है कि कहीं बिजी है। सर इनके प्रश्न का जवाब आप ही सर दे दीजिए। हाँ, मैंने मतलब मैं तो अभी आगे, क्योंकि अभी शैलेश सर जुड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा था कि पहले वो लोग हैं तो, क्योंकि शैलेश सर हेलो। फिर कुछ कम समय के लिए आते हैं। हाँ हेलो। जी शैलेश सर। नहीं, प्रश्न शैलेश क्या सर, था? हमें लगता है कि सर लीव कर गए, शैलेश सर नहीं दिख रहे हैं। वासुदेव हाँ परवानी जी हैं, हाँ। हाँ वीरेंद्र जी हाँ जुड़ गए। हाँ, क्या पूछ रहे हाँ, हैं? मैं मेरा एक निजी सवाल था राहुल सिंह जी से, यदि सुन रहे हो तो मैं बोलूं वासुदेव अपनी बात। वासुदेव जी होल्ड करिए, अभी पहले दो प्रश्न देखिए, हमारे पास आए हुए दो हैं। प्रश्न ऑलरेडी है वासुदेव जी, उसको वीरेंद्र जी सुन उसके लेते हैं जवाब फिर। देंगे। वीरेंद्र जी बताएं। हाँ, मैं प्रतीक्षा करूंगा सर। जी जी बिल्कुल। हाँ, दीपक गुप्ता जी, और जो ये वीवो से जो हैं, सर मैं वीरेन अपना ठक्कर जी हैं। नाम हाँ नहीं बताना चाहती सर मैं। नहीं ठीक है, मैं बाकी वीवो ही बोल रहा क्वेश्चन हूँ आपको। वही है सर जी। ठीक है, मैं वीवो ही बोल रहा हूँ, वीवो, आप जी समझ जी। जाइए। सर हाँ, मुझे तो कोई, आप एक्चुअली थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, वीरेन ठक्कर जी अब आ गए ऑनलाइन। जी सर, जी सर, मैं बताना चाहूंगा, मेरा कंसर्न ये है कि जो प्रक्रिया इनने सिविल सर्विस में अपनाई है 2019 से, कि बार बार वैकेंसी निकाल रहे हैं और उसका कोई अंतिम परिणाम घोषित नहीं कर रहे हैं, वही प्रक्रिया ये एपी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2022 में भी के साथ भी कर रहे हैं कि रिजल्ट तो इशू कर दिए, साक्षात्कार कराकर उसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण ना करने करने के बावजूद ये अब दोबारा से री वैकेंसी अलॉट कर रहे हैं। तो इसका इशू खामियाजा कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वैकेंसी 2022 की है, इसे पूरा किया जाए पहले, इसके साक्षात्कार इसी 2025 में जून जून तक में कंप्लीट किया जाए एनी हाउ। और हो सकता है, क्योंकि सर किसी भी एक विषय में कहीं एक ही पोस्ट है, फिर भी उसके लिए भी ये 10 से 15 दिन का गैप ले रहे हैं। ये पहले इसमें कारण पता लगाइए। इसमें क्या होता है, जो अधियाचन जब होता है, मतलब पहले रिक्वायरमेंट उनको कम्युनिकेट की जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन को, उसके बाद से लेके एक्चुअल भर्ती होने तक करीब 2 साल नॉर्मली लग जाते हैं। 2 साल की प्रोसेस ही होती है। दूसरा, यदि पूरी नहीं की गई तो क्या इस मामले में कोई लिटिगेशन हुआ है, या मामला कोई कोर्ट में कहीं स्टे हो गया है या कुछ है? क्योंकि ऐसे कारण भी केस लोक सूचना आयोग पे होते रहते हैं, और उसकी वजह से भी कभी कभी वो मामला जो है वो लंबा खींच जाता है और 4-5 साल तक लग जाते हैं। तो इसलिए, और दूसरी बात ये कि अलग अलग तो पोस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल रिक्रूटर्स। बहुत सारी कई विभागों की भर्ती निकलते रहती है। तो पूरा जो नहीं हुआ उसमें कौन सा नहीं हुआ, उसमें क्या प्रक्रिया चल रही है, वो आप आरटीआई से पता लगा सकते हैं कि किस स्टेज पर वो है। क्योंकि नॉर्मली 2 साल इनको लग जाते हैं, और कोई लिटिगेशन पेंडिंग है या कोई कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। वैसा यदि है तो फिर उनको टाइम लग जाता है, क्योंकि कोर्ट का स्टे है या कोर्ट में कोई जवाब दाखिल करना या किसी एक ने कोई साथ चैलेंज, दो लोग क्यों बोल रहे हैं ये जरा? भी हो सकता है कि सर निरस्त हो गया हो। तो निरस्त हो गया तो सर वो अखबार में निकाल देते हैं कि पिछली प्रक्रिया हमने निरस्त कर दी है कोर्ट के आदेशानुसार, तो और उसके बाद फिर वो दूसरी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। तो ये कारण नॉर्मली होते हैं इनके। जी सर, इसमें आपने जो भी बताया वो हम पूरी तरह से मानते हैं, लेकिन हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जो 87-13 का इशू कोर्ट ने किया है, तो 87% पे ही इन्होंने रिजल्ट इशू कर दिए हैं। और साक्षात्कार कराने का इनने निर्णय ले लिया था पहले कैलेंडर में कि दिसंबर जनवरी में हम करवा लेंगे, और उसके बाद 2025 में ज्वाइनिंग वगैरह करवानी थी, ये सब इनके कैलेंडर में ये भी था। बेसिकली इनका इशू ये है वीरेंद्र जी कि ये कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अच्छा, उस वजह नहीं से नहीं, कारण का कोई कारण होगा वो पता पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो डिले हो रहा है। नहीं, और कारण उसमें लिटिगेशन हो सकता है। जनरली जी लिटिगेशन हो गया, किसी ने चैलेंज कर दिया तो फिर कोर्ट का स्टे ऑर्डर हो, या फिर कोर्ट हो सकता है प्रक्रिया ही उन्होंने निरस्त कर दी हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए पहले
लीगल उसका स्टेटस पता लगाइए कि आप किस स्टेज। हाँ, जो इसमें बेसिकली आप ये कर सकते हैं कि जो बेसिकली आपका जो ये प्रोसेस है पूरा, देखिए जो नोटिफिकेशन आपके सामने आए हैं, अब उस जी जी नोटिफिकेशन के पीछे की कहानी क्या है वो आप जान सकते हैं। मतलब जी आप मान लीजिए कि उन्होंने बोला कि ये इसको डिले करते हैं या इसको करते हैं, तो आप वो मांग सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन संस्था ने जारी किया था उसमें जी उसकी जो नोटशीट है वो जी दी जाए, उसके सहपत्र हैं वो दिए जाए, तो उसमें आपको पूरी कहानी मिल जाएगी कि उसका रीजन क्या था। तो या तो आप वहां ऑफिस में कोई आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता दे कि इस वजह सर, से हम लोग डिले कर रहे हैं, और नहीं सर तो फिर वहां पे आप वो कोई जो बात पूरी करने के फाइल लिए है, तैयार नहीं है। हाँ, तो उसमें एक आरटीआई आप दायर कर सकते हैं। लेकिन उसके जी लिए पहले आप जाकर के बात कर लें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किन किन बिंदुओं की जानकारी आपको लेनी है, और जी फिर जी आप वो जी फाइल एक्सेस कर सकते हैं कि उस फाइल में उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। उसका आपको एक फायदा और होगा, अगर मान लीजिए कि कोई लापरवाही पूर्ण तरीके से या आर्बिट्ररी तरीके से, मतलब जी होता है ना कि मन मर्जी है भाई नहीं करना है, और या फिर जी इसको किसी और रीजन से जो आपको लगता है कि ये अन्याय है, तो फिर आप जी उसको उस पूरी फाइल को उठा के कोर्ट भी ले आ सकते हैं। एक बार आपके पास सर्टिफाइड कॉपी आ जाती है आरटीआई के थ्रू, तो आप पूरी जी नियुक्ति प्रक्रिया को चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जी उसमें कोई लैप्सेज हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि नियम के अनुरूप क्या है, दूसरा उसके पूरे नियम की जो है आप उसकी कॉपी भी आप ले सकते हैं कि वो जो पूरी जी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो एक नियम के तहत होती है, कानून के तहत होती है, तो उसके जो जी नियमावली है वो आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं कि उसको क्या उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर ये अधिकारी ये गलती कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली अगर उस मैटर को वहां पर आप शिकायत भी कर सकते हैं, जो वहां के अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी, वहां पर आप लिखित में आप दे सकते हैं, और उस पर भी आरटीआई लगा सकते हैं कि मेरी शिकायत पे क्या कार्रवाई की गई है। इस तरह से आपको आपकी जो शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है उसकी जानकारी मिल जाएगी। नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट चले जाइए, दस्तावेज आपके पास आ ही चुके होंगे तब तक, तो कोर्ट में भी जी उसकी सर सुनवाई हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसकी थोड़ा सा आप उसमें आपको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत पड़ेगी इसमें, और ये चीज निकालनी होगी, इन्फॉर्मेशन जो है सर्टिफाइड कॉपीज आपको निकालनी होगी आरटीआई के थ्रू कि ये जो जी सर प्रोसेस है उसमें लैप्सेस क्या हो रहे हैं, ओके। और अकॉर्डिंगली आप उसको चैलेंज करेंगे तो उसमें कोर्ट में फिर आपकी सुनवाई भी हो जाएगी, अगर उसमें आपको पता चलता है कि कुछ लैप्सेस हैं तो। लेकिन सर मैं ये एक और बात जानना चाहूंगा कि कैलेंडर डिले करने में कहाँ से लगता है कि नियमों में कहीं कमी है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो उनके प्रोविजन में होगा। अब बिना जी बात के, अब क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि ये कैलेंडर क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी जो है वो कैलेंडर फॉलो नहीं कर पाता, उसके वहां भी छात्रों की यही शिकायत है कि एमपीपीएससी में कैलेंडर फॉलो सर नहीं कर, और कई बार तो इतना ज्यादा फॉलो कर लिया जाता है, समय से जी पहले ही कर देते तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है। जी 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 तो ये भी इशू है। तो यही सर तो एक मिनट। जी अभी हम लोग स्ट्राइक पे ही थे 4 दिन, उनसे जो जी बात चल रही थी तो वो क्या कह रहे हैं कि ये भोपाल के कारण नहीं हो पा रहा है, भोपाल से भी आदेश नहीं आ रहा है। बाकी हमारे पास सारी सब कुछ तैयार है, अगर वहां से हम्म। आदेश आ जाए तो हम इसको 2 महीने के अंदर भी करवा लेंगे। नहीं, तो ये तो गलत तरीका है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो आर्बिट्री, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो मनमर्जी वाला काम हो गया कि जी आप जी कर जी नहीं रहे वही। हो लेकिन आपको कोई ऊपर से बोल दे तो कर लेंगे, तो ये जी क्या जी बात है? जी भाई जी दैट मीन्स दैट कि भाई कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना? जी सर जी तो या तो मतलब देखिए, शासन की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कई ये जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसमें कई फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लगती है, तमाम चीजें रहती हैं, वहां से अप्रूवल नहीं आता है, या फिर आने के बाद फिर उनके पास फंड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जैसा ठक्कर साहब बता रहे हैं, वो कारण जानना जी बहुत जरूरी है। ओके सर। जी। थैंक यू फिर सर। अकॉर्डिंगली आप, लेकिन आप उसकी आप आरटीआई लगा करके उसकी आप जो पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है अभी, जो जी लोग जी वहां प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल रहा है, जैसे जी आपको सर आपका कहना है कि आपको एक आश्वासन भी दिया गया, लिखित में आश्वासन दिया गया, कुछ ऐसा इस तरह का भी कुछ आया है, तो जी वो नहीं, अभी सब लिखित में आपको। नहीं दिए हैं, आश्वासन दे रहे अच्छा हैं, देने की बात कर ली है। अच्छा। तो हाँ लेकिन जी आप अगर कोई चीज, अगर मेरा ये कहना है, देखिए, जी आप कोई भी चीज एक तो मौखिक इस पर मत करिए, जब भी कोई बात जी आती है तो लिखित में आप करिए, क्योंकि आपने तो राइटिंग में कुछ दिया होगा, अपना प्लीड किया होगा कि भाई ये समस्या है, तो आप जी उसमें आरटीआई लगा करके ये पूछ सकते हैं कि हमने जो ये दिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई है। उस जी उसके ओके सर। जी। ठीक है। मनोज कुमार जैन साहब, आप क्या पूछना चाह रहे थे?
अनम्यूट कर लीजिए। जी साहब, नमस्कार साहब। मैं मनोज मनोज जैन बात कर रहा हूँ। राहुल सिंह जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी कि एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर अपील के के संबंध में कोई जैसे मतलब फीस देनी पड़ती है क्या अपील दाखिल करने के लिए, और ऐसा क्यों है? तो सीआईसी के अंदर तो ये चीज फ्री है। और हाँ, ये ऐसा ऐसा है कि उसमें आरटीआई एक्ट में ही रूल्स डिफाइन करने की पावर दी हुई है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट अपने रूल्स बना सकते हैं, सेंटर अपने रूल्स बना सकते हैं, हाई कोर्ट अपने रूल्स बना सकते हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटी वो अपने रूल्स बना सकते हैं, है ना। अब इसमें फीस के लिए इसीलिए कई किसी जगह 10 रुपए है, हाई कोर्ट में ज्यादा फीस है, और सेंटर में जैसे नहीं है, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जैसे फीस नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर 100 रुपए फीस लगती है। तो ये इनफैक्ट उसको बढ़ाने की भी बात हुई थी एक बार, 2 ढाई साल पहले। फिर बाद में उसको मतलब उस पर आगे नहीं बढ़े, लेकिन फीस वहां पर देनी पड़ती है। और ये चूंकि जैसा मैंने बताया कि ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से कंसल्ट करके जो जीएडी है वो उसमें नोटिफिकेशन निकालता है, और फीस जो है फिर वो प्रिस्क्राइब हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली फिर उसी हिसाब से चलता है, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उनको फीस नहीं लगती है। मनोज जी। ओके सर। एक सवाल और है, क्या पूछ सकता हूँ या मैं जी मतलब नेक्स्ट? बताइए बताइए। मुझे पूछना था कि जैसे कोई भी अगर मैं अगर मेरे 6 एक के आवेदन में अगर मैंने साफ लिखा है कि जो जो मेरे को सूचना चाहिए वो मेरे लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या हिंदी है, तो मैंने बोला है कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसका जवाब चाहिए, और वो मेरे को हिंदी लैंग्वेज में जवाब देते हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं? फर्स्ट अपील में भी कोई खास जवाब मिलता नहीं है इसका, तो कंप्लेंट दर्ज करें या 19-3 में जाए? ठक्कर साहब, वीरेंद्र ठक्कर जी। इसमें इसमें मैं बोल सकता हूँ राहुल साहब। हाँ बोलिए ना प्लीज, आशीष जी बताइए ना। इसमें उनको एक काम करना चाहिए, जब वो इंग्लिश चाहिए जैसे मैं करता हूँ, कहीं के लिए हमको हिंदी पढ़ना आता नहीं है, जी तो हाँ, जी इसलिए हाँ। मैं आरटीआई एप्लीकेशन में नीचे लिख देता हूँ जे रेस्पॉन्स प्लीज बी रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज टाइप्ड ओनली। हाँ, हाँ नहीं नहीं, वो मैं तो ठीक लिखता है। हूँ। मैं लिखता हूँ। वो कह रहे हैं हाँ, आशीष लिखने नारायण से जी आपको कि डिस्पाइट दैट ही वाज डिनाइड इंफॉर्मेशन, ही वाज नॉट गिवन इन द आई मीन then द लैंग्वेज then ही वाज प्रिफरिंग। he should draw the attention of the SPIO regarding this matter, that I requested you to respond me in English language, but you have ignored it. Please give me your response in English language only, because I am unable to read Hindi language. That's all. आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा आपको। ऐसा नहीं। बहुत सारा सबसे समस्या होता है राजस्थान में। मैं जब राजस्थान में आरटीआई लगाता हूँ, उन लोग को बोलने से भी इन लोगों को हिंदी में ही जवाब देगा। तो मैंने अभी चालू किया है, लिखने का बाद ना वो लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नहीं, मैं मेरे हर 6 के आवेदन में ये चीज साफ लिखी होती है, उसके बावजूद भी तहसीलदार हो गए या जितने भी लोग हैं ये सब हिंदी में देते हैं। उसको ज्यादा को आप हिंदी पढ़ना लिखना आता नहीं है। ज्यादा को तो हिंदी पढ़ना लिखना आता नहीं है, वो कैसे लिखेगा आपको, ये आपको समझना चाहिए। नहीं इसमें नहीं आशीष नारायण जी, इसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट मैं बताता हूँ जो अच्छा वीरेंद्र जी को सुन लेते उत्तराखंड हैं। हाईकोर्ट का जजमेंट उत्तराखंड में सर ठक्कर सर उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जजमेंट विल बी एप्लीकेबल विद इन द डोमेन ऑफ उत्तराखंड। नहीं फिर भी क्या है वो सुन लीजिए, क्योंकि नजीर जो होती है ना वो दूसरे में सही है। आर्गुमेंट्स के लिए पेश की जा सकती है, तो इसलिए वो सुन लीजिए। अप्लीकेबल हो ना हो दैट इज ए लीगल क्वेश्चन, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें यह है कि सूचना का नियम यह है कि जैसी सूचना है वैसी दी जाएंगी। ट्रांसलेशन करने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन के लिए बोल नहीं बोला, आप सवाल सुनने नहीं सर। सवाल ये है जो बोला गया था कि हमारा आपका जवाब इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाए, आप इंग्लिश लैंग्वेज में जवाब दीजिए, हमको हिंदी पढ़ना आता नहीं, सीधी बात है। आपका का काम है पब्लिक डोमेन में लाना, ट्रांसलेशन तो बाहर टीचर भी कर देते हैं, तो ट्रांसलेशन कोई भी कर सकता है। ट्रांसलेशन नहीं, हम देखा है ऐसा है काय के लिए 1960 का लैंग्वेज एक्ट में सीधा लिखा है हिंदी और इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम अगर इंग्लिश में मान रहे हैं उसको इंग्लिश से, हाँ अगर उसको नहीं, इंग्लिश आप लिखना अधूरा आता बोल रहे नहीं हैं। तो ऑफिसर आप से अधूरा लिखा के अधूरा देगा। अधूरा आर्टिकल आप अधूरा आर्टिकल बोल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने स्टेट में हिंदी लागू कर सकती है। दूसरी बात है कि सूचना जो है एनेक्सर के रूप में दो नहीं, अलग अलग सवाल ये नहीं है, नहीं एक सर, होता है यू आर रिवर्टिंग द एक होता है क्वेश्चन फॉरवर्डिंग सर। लेटर, सर प्लीज, एक होता है नो नो फॉरवर्डिंग सर, लेटर, दिस एक इज होता है नॉट द एनेक्सर। क्वेश्चन, दिस पहले इज मेरी नॉट बात द सुन लीजिए, क्वेश्चन। हाँ पहले बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। चलिए, फॉरवर्डिंग देवेंद्र लेटर देवेंद्र अग्रवाल जी कुछ एनेक्सर का बोलना चाह कुछ रहे हैं, उनको सुन लिया जाए। हाँ, फॉरवर्डिंग लेटर देवेंद्र जी अलग बोलिए। होता है, एनेक्सर हाँ अलग होता है। तो बोलिए। एनेक्सर जैसा है वैसा दे दिया जाएगा, और जो फॉरवर्डिंग देवेंद्र जी ठीक है। लेटर बोलिए। है, जी जो फॉरवर्डिंग सर, मैं ये जो बोलना चाह रहा फॉरवर्डिंग हूँ लेटर मनोज जी होगा, को। देखिए सर, आपको आवेदक को राइट्स दिया गया है कि आप अपनी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी या संविधान में जो शेड्यूल 2 में जो 22 भाषाओं की अनुसूची है उसमें से आप उपयोग कर सकते हैं सिर्फ सेंट्रल के लिए। स्टेट्स में आपको सिर्फ 3 ही भाषा का एप्लीकेबल है, हिंदी, इंग्लिश या राजभाषा। गुजरात में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गया था, गुजरात में आप किसी भी, आप हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, वो जवाब गुजराती में देते हैं। और ये मामला उसमें गया था और उन्होंने वहां पर यही बात एडमिट की कि वो राजभाषा वहां पे गुजराती है और उनके अधिकारी जो है राजभाषा के अंतर्गत में वो कार्य करते हैं और वो उसी भाषा में कॉम्पिटेबल है। ठीक है। आपको जो है, जैसा कि वीरेंद्र सर बोल रहे हैं कि आपको किसी भाषा में वो करके देना उनकी राइट्स नहीं है, सिर्फ आप उनसे 5(3) के तहत सहायता मांग सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप जो है मुझे, चूंकि मेरी भाषा ये है और आप इस भाषा में उपलब्ध कराने में सहज है, इसलिए मुझे उस भाषा में ही जवाब उपलब्ध करवाएं। आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको बाउंड नहीं कर सकते कि वो आपको किसमें देंगे। हाँ, अगर लेकिन वो अगर राजभाषा या हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त दे रहे हैं तो उन पर बाउंडेशन क्रिएट होगा। आप ये बात अच्छा अपील में रख ठीक सकते है। हैं, अपील में इस बात का ज्यादा जस्टिफिकेशन होता है, लेकिन आवेदन पर आप किसी तरीके की बाध्यता लागू नहीं कर सकते इस पर। ठीक है। ट्रांसलेशन तो आजकल तो एआई में हो जाता है, स्कैन करके चैट जीपीटी में डाल दो, आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है बिल्कुल मनोज जी, मतलब यहाँ पे मैं लोगों उसके को ये लिए बताना पीआई चाहूंगा। आवश्यकता नहीं होती है। एक एक शब्द पर से डिस्प्यूट हो जाता है लीगल लैंग्वेज में, तो बिल्कुल बिल्कुल। सीधा तो स्कैन करके इसमें चैट देखिए डाल देखिए दो, इसमें देखिए जो लोग इससे परिचित नहीं है, देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो रहता है, जो सेटअप रहता है, आप जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो जो नीचे जो स्टाफ है, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन का ही जो स्टाफ था या फिर उसके नीचे, तो उनसे आप अगर अंग्रेजी का कुछ भी ड्राफ्ट करने को बोल दो, वो ड्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बहुत दिक्कत होती है। तहसीलदार, एसडीएम, ये तमाम लोग जो हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल रहते हैं। अंग्रेजी में वो पूरा, क्योंकि पूरा काम जो होता है, उनका जो नोटशीट बनती है सब हिंदी में बनती है। तो इसीलिए आप जिस राज्य में आप आरटीआई लगा रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है, इवन आरटीआई भी आप उस राज्य की भाषा में मांगेंगे तो उनको सहूलियत होगी, वो समझ पाएंगे। नहीं तो इंग्लिश में देने से उनको तो समझ में भी नहीं आता कई बार, तो ये दिक्कत होती है। मेरे सामने कई पीआईओज ऐसे आए, जब हमने कहा कि भाई ये आरटीआई पूरी इंग्लिश में थी, उनसे पूछा कि आपने दिया क्यों नहीं, बोला सर वो चूक हो गई, वो एक्चुअली हमें समझ में नहीं आया क्या मांगा था, तो हमने ये दे दिया इसकी जगह। तो ये इस तरह से भी कई बार 2F में जो है राहुल जी, ट्रांसलेशन इज कंसिडर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, और इसलिए नई सूचना का निर्माण करने के लिए पीआईओ लीगली बाध्य नहीं है। उसका काम है पब्लिक डोमेन में लाना। हाँ। पब्लिक डोमेन ला दिया, बाद में आप इंग्लिश के टीचर से करो, एआई ऐप से करो, किसी भी तरीके से गूगल नहीं, ट्रांसलेट से आजकल कर लो। गूगल, जैसा आपने बोला, गूगल इससे ऐप से हो जाता है, तो वो बहुत सही तरीका है। आप जैसे आप कंफर्टेबल नहीं हो मनोज जी, तो आई वुड सजेस्ट यू ड्राफ्ट योर एप्लीकेशन इन इंग्लिश, देन यू उससे गूगल से जाकर के एआई की मदद से आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और उसको फिर आप भेज दीजिए। वो बहुत सही तरीका है। मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं बहुत सारा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जब आरटीआई लगाता हूँ, मैं बहुत साल से लगा रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो हमको तो इंग्लिश में जवाब मिलता है। अब आप लकी हैं आशीष नारायण जी, आप लकी हैं। अधिकारियों का पर्सनल नॉलेज आप बहुत लकी हैं। हो सकता है, कैसे होता मिलता है हमको पता नहीं, हम तो मेंशन कर देते हैं। काहे के लिए सीधी बात है, हमको हिंदी पढ़ना आता नहीं है। आप बहुत लकी 1960 हैं। का लैंग्वेज एक्ट में सीधा है, इंग्लिश में हम लिख सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी है नहीं। एक्चुअली अब मुझे लगता है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी राहुल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैंने सेम टू सेम चीज, जैसे कि चीज बताई, मैंने सेम टू सेम तमिलनाडु के अंदर भी एक, कोयम्बतूर के अंदर भी एक तहसीलदार को मैंने एक आरटी एप्लीकेशन लगाई थी।
of course my it was under 6-1 and it was in English language, तो उसकी वजह से मेरे को वो जवाब भी तमिल में मिला। अब वहां पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बल्कि मैंने साफ लिखा हुआ था। अब आगे तमिल भी सर तमिल भी ट्रांसलेट हो जाता है, तमिल भी ट्रांसलेट हो जाता है। क्या मैं सब कुछ ट्रांसलेट हो जाता है, स्कैन करके चैट जीपीटी में डाल दो, ट्रांसलेशन आ जाएगा सामने। अभी टेक्नोलॉजी के एज में हम लोग थोड़ा सा इसमें आराम से इसको डील कर सकते हैं। उनके रूल्स भी होते हैं, तो स्टेट रूल्स में जो राजभाषा है उसका भी पालन करना उनके लिए आवश्यक होता है। उनका काम केवल सूचना को पब्लिक डोमेन में लाना है, ट्रांसलेट जो कोई भी कर सकता है बाहर, ट्रांसलेशन करना उसका दायित्व नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशन को नई सूचना का निर्माण माना जाता है। सूचना देना नहीं, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए कोई नहीं बोल रहा, उसको बोला जा रहा है कि आप जो लिख रहे हैं जवाब, वो जवाब अब इंग्लिश में लिखिए। Exactly. अगर आपको जवाब लिखना नहीं आता है, आप कवर लेटर की बात कर रहे हैं आतिश नारायण जी। एग्जैक्टली मेरे सर ये कवर लेटर की बात कर रहे हैं कि कवर लेटर जिस लैंग्वेज में हमने मांगा है उस लैंग्वेज में ही हमको दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें भी वो बात है, वो अपने स्टेट के रूल्स है उसके मुताबिक वो कर सकते हैं, जो भी उनकी राजभाषा है, तो वो इंग्लिश में, हिंदी में। तो स्टेट का रूल पार्लियामेंट का रूल को एक्सीड करता है। तो हाँ लिखा है नहीं लिखा है, हमको यही सवाल है, पार्लियामेंट बनाया हुआ रूल को स्टेट रूल एक्सीड करके जा सकता है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन होने से स्टेट रूल माना जाएगा, पार्लियामेंट का रूल नहीं माना जाएगा। यस करता है। अब संविधान सबसे ऊपर है, संविधान में क्लियर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन डिवाइस अपनी लैंग्वेज नोटिफाई कर सकते हैं, और वो बातें सभी। बट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, माय क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन स्टेट रूल, स्टेट एक्ट एंड पार्लियामेंटरी एक्ट, व्हाट विल बी द डिसीजन? इसको माय क्वेश्चन 1+ IV। अच्छा चलिए, क्लियर लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट अपनी, ये सब अपन नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। लैंग्वेज रिंकू जी यहाँ पे नहीं होगी, और जो क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। बाकी ये रिंकू जी कुछ बोल रही थी इसमें, होने वाला नहीं है, ठीक है ना? पूरे देश की समस्या है, लैंग्वेज की समस्या है, दुनिया की समस्या है, क्षेत्रीयतावाद की समस्या है, यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। हाँ राहुल सर, मैं कह रहा हूँ रिंकू जी हैं, उन्होंने कुछ परीक्षा से संबंधित कोई सवाल है उनका। हाँ ले लीजिए। हाँ रिंकू जी, आप अनम्यूट करिएगा अपने आप को। हेलो सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। अरे ये पूछा चाह रहा था सर, मैं ये किसी यूनिवर्सिटी से किसी ईयर के रोल नंबर्स मांगते लिस्ट वगैरह, तो सर मिल सकती है या पर्सनल जानकारी में आएगी सर? रोल नंबर की लिस्ट नहीं, बिल्कुल मिल सकती है, मिल सकती है, लेकिन गोपनीय जानकारी है वो तो देखिए आजकल तो ये फैशन हो गया है, मतलब जो भी जानकारी इनको नहीं देनी होती है तो कह देते हैं गोपनीय है। अब इसमें क्या गोपनीयता भंग होगी कि आपने रोल नंबर मांग लिया है, सब स्टूडेंट्स हैं, वो जानकारी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होती है, आपको याद मतलब मालूम होना चाहिए। जैसे कहीं उनका जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है उसको पेश किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिकली, तो ऐसी इंफॉर्मेशन में गोपनीयता कहाँ रहती है? कि आप देख रहे हैं कि वहां पे सबका रोल नंबर लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है, और उसके आगे उसके रैंक लिखी हुई है, तो ये रोल कॉल जो है परीक्षा के समय भी पब्लिकली डिस्प्ले होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये कोई कहीं से भी उस आधार पे तो बिल्कुल भी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं है। और अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन कह के डिनाई करते हैं, आप उसको चैलेंज करिए, फर्स्ट अपील करिए, और फर्स्ट अपील में करिए कि ये पीआईओ ने जो है गलत तरीके से इस इंफॉर्मेशन को रोका है। इसमें सेक्शन 8 कहीं से भी ये जो है इस इंफॉर्मेशन को वर्जित नहीं करता है, इस इंफॉर्मेशन को रोकता नहीं है, उसके अगेंस्ट नहीं है जी। सर एक क्वेश्चन और था सर, छोटा सा सर, ये सर जैसे हम जन सुनवाई पोर्टल, स्टेट जन सुनवाई पोर्टल होता है, और सर जैसे एसआई वगैरह किसी पुलिस की शिकायत करते हैं उच्च अधिकारी, तो सर उसका जूनियर सर उसकी जांच करता है सर, और सर हर बार वही करता है सर। आरटीआई में भी आख्या सर वही लगाता है, एक एसआई, सीओ, एसएचओ वगैरह की जांच सर जूनियर करता है सर, जबकि उसे उच्च अधिकारी करना चाहिए सर, जिसकी शिकायत की गई है। नहीं तो जांच जूनियर कैसे करेगा? जूनियर अधिकारी किस नियम से मानते नहीं, हर बार सर कहते हैं सर कि जूनियर अधिकारी को अधिकार नहीं है उच्च अधिकारी की जांच करने का, बट वो कोई रूल फॉलो ही नहीं करते हैं सर, बार बार ये गलती कर रहे हैं सर। हाँ ये गलत है, इसकी तो आप शिकायत कर सकते हैं, उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज नियम और प्रक्रिया के तहत ही होती है शासन में। आप उनके अधिकारी को, जो भी अधिकारी हैं,
हाई कोर्ट का? सर हाई कोर्ट वगैरह कोई आदेश है सर इस पे? सर किसी भी सर कोर्ट का सर, स्टेट या सुप्रीम कोर्ट का सर? ये वीरेंद्र ठक्कर जी जैसे जूनियर बताएंगे, मेडिकल ऑफिसर। उनके पास खजाना होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस का। हाँ जी सर। तो वीरेंद्र ठक्कर जी आपको बताएंगे कि उनके पास है या नहीं। उनका प्रश्न क्या है? सर कोई हो तो सर उसका रेफरेंस दे रहे सर। रिंकू जी, आप अपना प्रश्न को दोबारा दोबारा दोहराइएगा अपने प्रश्न को। मैं जैसे सर जन सुनवाई पोर्टल पे सर, आरटीआई पोर्टल पे कोई शिकायत करता हूँ तो सर उसकी जांच जूनियर अधिकारी करता है, जबकि शिकायत उच्च अधिकारी की, आरोपी सर उसमें उच्च अधिकारी होता है, उसकी जांच सर छोटे अधिकारी से कराते हैं सर। उसके लिए क्या किया जाए सर? कोई आदेश हो जिसके सर हम उसका कोट करके सर लगा दें कि इसके आधार पे नहीं कर सकता सर जूनियर अधिकारी अपने से सीनियर अधिकारी की जांच, ये ऐसे नियम विरुद्ध है, इसके लिए कोई ये आदेश है संविधान सर? संविधान के आर्टिकल 311 में है ना। और उसके अलावा जो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स है जो भी स्टेट के हो, वो इसमें लागू होते हैं। तो उसमें ये लिखा है कि वो रैंक ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। बाकी आरटीआई में क्या होता है कि ऑपरेटर वगैरह होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं कई बार, है ना। तो जवाब कोई भी दे सकता है, लेकिन जांच अधिकारी जिसको नियुक्त किया जाता है या नामित किया जाता है, तो जांच अधिकारी कम से कम 2 लेवल ऊपर होना चाहिए। संविधान का 311 पढ़ लीजिए सर्विस मैटर में, और डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स होते हैं जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग है, तो वो इस मामले में लागू होते हैं। उसमें ये लिखा होता है, वहां से आपको मिल सकता है ये तो यूपी के लिए सर कोई आदेश है सर उसमें से? उत्तर आदेश। क्या प्रदेश के उन्होंने लिए? बताया? डिसिप्लिनरी रूल्स है यूपी के, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्वेंट डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स है जिसमें विभागीय कार्रवाई होती है। तो विभागीय कार्रवाई के लिए 2 रैंक होना चाहिए। बाकी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी या ये है तो उसमें ऐसा कोई आवश्यक, वो किसी भी स्केल का कर सकता है, पे स्केल नहीं आता है। इवन सूचना आयुक्त जो होता है वो किसी भी बड़े अधिकारी पे पेनल्टी कर सकता है, तो उसमें पे स्केल जो है वो कम है या ज्यादा है ये कहा जाता है। अपने अपने पावर के अच्छा मुताबिक सर। करते हैं काम। देखिए कांस्टेबल है, और कांस्टेबल यहाँ पे मुख्यमंत्री दो दो और लोग आने वाले थे, आ गए क्या कोई? इसमें अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, मतलब वही कंफर्म करना चाह रहे थे जी। वीरेंद्र जी बताइए। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। जांच के मामले में जो है कौन? कि अच्छा, क्या वीवो से। पता चले तो उसमें पता चलेगा कि हाई लेवल का होता है कि लो लेवल का भी कर सकता है, ठीक तो है, उस पर डिपेंड करता है। बताइए वीवो अपना प्रश्न क्या है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2018 में माध्यमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ था सर, उसमें मेरा क्वालिफाइड था। 2022 में मुझे वेरिफिकेशन का भी मौका मिला, लेकिन सर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया 2500 पद अभी भी खाली हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भर्ती नहीं दे रही है। और कोर्ट से आदेश भी आ चुका है, मध्य प्रदेश शासन। इसके बाद 2018 में ही वर्ग 1 की भर्ती हुई थी 2019 में। उसमें भी मेरा क्वालिफाइड था, वहां पर भी वैकेंसीज खाली रही, अभी तक जॉब नहीं लगी। और 2023 में भी सर मेरा वेटिंग में 7th पोजीशन पर नाम है सर। अभी भी वर्ग 2 की जो सेकंड लिस्ट है, वर्ग 1 की सेकंड लिस्ट है, वो अभी तक नहीं आई है। 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड हुआ सर, सर उसमें भी इंटरव्यू की डेट नहीं है। तो सर क्या हम लाइफ टाइम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और एग्जाम के भरोसे बैठे रहेंगे? नहीं, जैसे देखिए अभी ये जो इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इससे रिलेटेड है। आप सही कह रहे हैं कि सर मतलब आप कितना पढ़ेंगे और कब तक उसका एग्जाम ही देते रहेंगे, और भर्ती प्रक्रिया जो है वो हमेशा कुछ अलग बढ़ता जाएगा, कैलेंडर उसके चेंज होते जाएंगे। तो ये इनफैक्ट बहुत ही डिप्रेसिंग रहता है किसी भी तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने बताया आपको कि आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं कि वो प्रोसेस कहाँ अटका हुआ है, और उसके बाद फिर आप कोई भी करेक्टिव मेजर्स जो हैं उसमें उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप उसके डॉक्यूमेंट सारे एक्सेस कर लीजिए कि आपकी भर्ती प्रक्रिया किस वजह से और कहाँ रुकी हुई है। उस वजह को निकाल लीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेड होंगे सारी चीजें, प्रोसेस। तो ऐसा नहीं होता है कि शासन में किस चीज के लिए मतलब कोई अगर प्रोसेस रोका है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो उसका पूरा विधिवत रूप से राइटिंग में होगा वो। तो उसकी सर सारी अब नोटशीट स्कूल, निकाल लीजिए। जी सर अभी स्कूल के लिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर भी बैठे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं दे रहे हैं भर्ती। सर उसके लिए क्या हम आरटीआई लगा सकते हैं? और हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने अवहेलना की,
तो सर उन देखिए पे भी कार्यवाही होती है सर? बिल्कुल आप 2018 की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, पद आपके पास वैकेंट है, आप 2023 में न्यू वैकेंसी लाने के लिए अगर कोर्ट तैयारी कर रहे हैं कोर्ट के स्कूल ऑर्डर की भी। अगर कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है तो हम्म। डेफिनेटली उस पर आप कंटेम्प्ट के लिए अगेन कोर्ट में मूव कर सकते हैं, और ये प्रोविजन तो लीगल प्रोविजन है। लेकिन इसके अलावा आपकी अगर किसी भर्ती प्रक्रिया अगर कहीं अटकी पड़ी है तो उसके रीजन जो है डॉक्यूमेंटेड आपको आरटीआई के थ्रू आप निकाल सकते हैं, और उस भर्ती प्रक्रिया की फाइल जो है वो कहाँ पे अटकी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उस पर क्या अभी तक क्या क्या एक्शन हुआ है नहीं हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आप फाइल वो आरटीआई के थ्रू ले सकते हैं। और उसके बाद फिर आप उस आपको लगता है कि ये एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन हो रहा है और किसी तरह से जानबूझ करके उसमें गलत तरीके से इस परीक्षा को रोका गया है या उसमें भर्ती नहीं की जा रही है, या एक पर्टिकुलर जैसे एक पूरी प्रक्रिया के तहत होती है, जैसा मैंने बोल रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि शासन प्रशासन में जो भर्ती की जो नियम प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से नियमों के तहत होती है। मतलब उसमें सारी स्टेप्स सारी चीजें क्लियर है, बहुत क्लैरिटी के साथ होती है। वो नियमावली उसकी बनी हुई है, रूल्स बने हुए हैं, तो आप उससे रूल्स की भी कॉपी आप निकाल सकते हैं कि क्या प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप उसको मैच कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आप निकालेंगे कि वो प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं हुआ है। फिर अकॉर्डिंगली आप, जैसा मैंने कहा कि आप वहां पे जो सीनियर जो मोस्ट सीनियर उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे वहां पर आप उसको लिखित में आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्सेस किए हैं और इसमें ये इनजस्टिस हो रहा है हम लोगों के साथ, तो इसको तत्काल करिए। अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती तो फिर आप रिजोल्यूशन के लिए आप कोर्ट मूव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर दूसरा जो अलग अलग साल के जो भर्ती होती है ना, इसमें जो जूनियरिटी सीनियरिटी और कंपटीशन का मामला होता है, तो यदि आपको प्रिवेंट नहीं किया गया है तो 2019 में पास होने के बाद भी आप 2023 की भर्ती में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रोका नहीं गया है नई भर्ती में पार्टिसिपेट करने से। तो पिछली भर्ती का रिजल्ट के लिए राह देखे बगैर आपका यदि पार्टिसिपेट करने का अधिकार है तो फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बोलेंगे यू कैन ऑल्सो अप्लाई, यू कैन ऑल्सो अपीयर, तो आप फिर से अपीयर हो सकते हैं। तो इस पर कोई रोक नहीं है, तो फिर लीगली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकेंगे। ये मैं इसमें कहना चाहता था जी। कंपटीशन। वासुदेव, हाँ, लेकिन इसमें कोई अधिकार का हनन नहीं है, क्योंकि आपको फिर से अपीयर होने से रोका नहीं गया है, तो इसलिए लीगली उसको चैलेंज करना मुश्किल होता है फिर। ठीक है। नरेश कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। राहुल सिंह जी मैं भी प्रतीक्षा में हूँ, बस 2 बस मिनट इसके बाद 1.5 मिनट नरेश बात जी, करूंगा। वासुदेव जी, नरेश जी के बाद आपका नंबर है। नमस्कार सर। जी नमस्कार प्रणाम। राहुल जी। नहीं, एक मिनट सर, होल्ड कर लीजिए थोड़ा सा। वासुदेव जी ने पहले भी 2 बार इंटरप्ट किया हुआ है, तो इनको सुन लिया जाए। नहीं, इनका विषय दूसरा था, मैं बोल रहा हूँ अगर एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई विषय तो वो ले लेते हैं, मैं ये बोल रहा था। अच्छा, हाँ ओके ठीक है। हाँ तो नरेश जी आप बोले। हाँ सर, मेरा विषय ये है कि जैसे एक बार मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसमें वीरेंद्र जी से भी कंसल्ट किया था। सेक्शन 4(1)(b) के जो पब्लिक्स किए हैं, मतलब 6(1) में मांगी गई थी, तो उन्होंने रिप्लाई कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है। फिर फर्स्ट अपील की हमने, वहां सर्च किया मैंने और वीरेंद्र जी ने, वहां नहीं मिली तो इन्फॉर्मेशन। फिर हमने उनको जवाब दिया कि जो आपने वेबसाइट का नाम बताया था वहाँ आपके सेक्शन 4(1)(b) के जो मैनुअल है वो अवेलेबल नहीं है, तो कृपा करके फर्स्ट अपील में हमें दिलाने की कोशिश करें। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने कह दिया, पहले तो कह दे कि आप वहीं देख लो, वहीं है, दोबारा से चेक कर लो। और दूसरे पॉइंट में उसने कह दे कि हमने बनाया ही नहीं। एक पॉइंट में तो कह रहा है कि अवेलेबल हुआ है और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि हमने बनाया ही नहीं, फर्स्ट अपील अथॉरिटी। फिर वो मैटर अभी सेकंड अपील कर दी, उसकी सेकंड अपील पेंडिंग है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सर मैं उसकी, जब उसने ये मना कर दिया कि हमने बनाया ही नहीं, तो उसकी मैं कंप्लेंट भी कर सकता हूँ मैं खुद? हाँ, आप एक कंप्लेंट तो कर सकते हैं, आप उसमें कंप्लेंट करिए कि इनकी इससे ये स्पष्ट है कि इन्होंने मैनुअल बनाए नहीं है और ये उल्लंघन है, और इन्होंने खुद स्वीकार किया है, इसका सबूत है, और ऐसे करके आप उसको कंप्लेंट भी कर सकते हैं साथ में। बिल्कुल कंप्लेंट झूठ अपने बोलने आप का भी तरीका पता नहीं इन लोग का। दोनों चीज में जा सकते हैं या सिर्फ एक ही चीज में रहेगा? नहीं, कंप्लेंट आप कर सकते हैं ना कि उसने कह दिया ना कि वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना कि उन्होंने नहीं बनाया। सेकंड अपील अलग चीज है, कंप्लेंट सेक्शन 18 की कंप्लेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट में, आप डिपार्टमेंट में जाकर के आप कंप्लेन करेंगे कि इसमें सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दो रेमेडी नहीं मिलती है। एक ऑलरेडी वो अपील में गए हुए हैं, तो सेम हाँ। कॉज ऑफ एक्शन पे वाद का कारण जब एक ही है तो दो रेमेडी एक साथ नहीं मिलेंगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अपील में भी पेनल्टी होती है। ये गलतफहमी है लोगों को कि अपील में पेनल्टी नहीं होती है। तो अपील में पेनल्टी जो है वो आपने डिमांड किया होगा
नहीं किया होगा तो इसमें आप और एक पत्र देकर उसमें पेनल्टी की भी प्रेयर आप ऐड कर सकते हैं। ये उपाय आपके नरेश पास है। नरेश कुमार जी, आप कंप्लेंट आरटीआई की कंप्लेंट की बात कर रहे हैं या फिर नॉर्मल जो कंप्लेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट? नहीं, आरटीआई कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ मैं सर, फर्स्ट नहीं, अपील की बात। दो रेमेडी नहीं होगी ना। आप फर्स्ट अपील आपने कर दिया, अब आप सेकंड अपील करेंगे ना? फर्स्ट आपका हो गया। मैं इस पे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, एक मिनट सर प्लीज, हम्म कि जैसे वो जैसे आरटीआई जो थी ना, उसमें एप्लीकेंट मेरी मिसिज थी, मिसिज के नाम से लगाई थी, तो हम्म सेकंड अपील में उसने फर्स्ट अपील में क्लियर कर दिया कि हमने बनवाया नहीं, तो उसकी कंप्लेंट मैं मेरे नाम से कर सकता हूँ? तो मैं तो उसमें एप्लीकेंट नहीं हूँ। कंप्लेंट सुनिए मेरी बात को। आरटीआई में कंप्लेंट आप फाइल जो है, आपने क्या मांगा, क्या है? सेक्शन सेक्शन 4 का। वाइफ ने हाँ, मांगा है तो ठीक है, ठीक है, कंप्लेंट का ठीक है। सीधा कारण नहीं बनेगा। पहले आपको वो 661 इस्तेमाल करना पड़ेगा। 6 में जब आपको डिनाई किया जाता है तब आपका कंप्लेंट का अधिकार बनता है। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं, इसमें वीरेंद्र ठक्कर जी, कोई भी आदमी, इवन मैं भी कंप्लेंट कर सकता हूं। अगर सेक्शन 4 का वॉयलेशन मुझे दिख रहा है कहीं, तो मैं सेक्शन 18 में कंप्लेंट कर सकता हूं कि ये सेक्शन 4 के तहत यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है। कुछ एंटरटेन करते हैं, लेकिन इसमें हाँ पहले एक एप्लीकेशन लगा देते हैं तो फिर इस वजह हाँ से वो डिनाई करेंगे। तो इसलिए बेहतर हाँ ये है कि आप तो पहले एक एप्लीकेशन करिए, 30 दिन टाइम दीजिए और उसके बाद फिर आप कंप्लेंट करिए कि मैनुअल नहीं बने हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अलग से परवानी जी, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी सर मेरे को, मेरे नाम से? परवानी जी को सुन लेते हैं। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। वासुदेव परवानी जी। हेलो। हाँ वासुदेव जी, जी बताएं। हाँ जी, प्रणाम। मेरी आवाज सुन पा जी रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपका। हाँ, कुछ मैट्रिमोनियल केस आप बता रहे थे, कुछ विवाद। हाँ, राहुल सिंह जी, मैं आपके जो जब आप मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त थे, तो कुछ दिनों से ही मैंने आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आपके जो है वो डिसीजन देखे और सुने थे कोरोना टाइम पे, और मैं उनसे आपके कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित और होके आपसे इस व्यवस्था से जुड़ पाया हूँ। और मैं बहुत आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मेरे मैट्रिमोनियल बहू और बेटे के बीच विवाद चल रहा है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और जो भी पुलिस में या इससे जुड़े हुए कोई विषय थे, तो उस पर मैंने पुलिस के विरुद्ध काफी इसमें सूचनाएं आरटीआई लगा रखी, लगभग 2 दर्जन मैंने लगाई है। मेरा प्रश्न आपसे इतना सही है कि जो भी मैं सेकंड अपील में जाता हूँ, क्योंकि वहां पे मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान समय में रिटायर्ड डीजी पुलिस हैं, तो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं विभाग से। तो जो मैंने आरटीआई लगाई, फिर उसकी प्रथम अपील लगाई, और फिर जब द्वितीय अपील में आई तो मुझे वांछित सूचना जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई। 2-3 आरटीआई में तो ये भी विरोधाभास है कि एक जिले की जो सूचना थी, एक पुलिस ने दे दी, और हूबहू वही सूचना दूसरा जिला उसको मना कर रहा है कि आपके परिधि में नहीं आता है। यह चीज मैंने अपील करते हुए द्वितीय अपील में आया, तब भी मेरी खारिज की गई है। तो मुझे आप थोड़ा मार्गदर्शन दें, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अब चूंकि आपकी अपील जो है वो खारिज कर दी गई और आप संतुष्ट नहीं है, तो आपके पास लीगली अब आपके पास एक ही चारा है कि आप रिट पिटीशन मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में सीआईसी के ऑर्डर के अगेंस्ट, कि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं और आपके पास अब वैलिड वजह भी है, रीजन भी है। क्योंकि एक जगह वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक जगह इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, और नहीं देने को जो सूचना आयुक्त हैं वो सही ठहरा रहे हैं, बोले कि नहीं, हम स्टैंड बाय करते हैं कि इन्फॉर्मेशन डिनाई की जाए। तो आप, ये बिल्कुल आर्बिट्री तरीके से फैसला हो रहा है, मतलब कुछ उसका कोई पैमाना ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन रोकने का आधार क्या है? तो उस आधार को आप चैलेंज करते हुए, और चूंकि ये आपके विषय से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल पर्सनल, एक आपका एक केस चल रहा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें ये सारी जानकारियां आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उस केस में आपको मदद मिलेगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लीगली आपको कोई सहायता दे सकती है, आपके लिए बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, तो उसको तो वैसे भी डिनाई करना नहीं चाहिए।
पहली बात तो इनको इंफॉर्मेशन कमीशन में ही डिनाई नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि अब उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, तो गलत डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज जरूर करिए। और हाई कोर्ट में कई बार उसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं, और एक बार जब चैलेंज होगा तो देखिए उसका फायदा ये होगा कि वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन में अगर कोई मतलब इन्हें बहुत आर्बिट्री तरीके से कोई काम करता है, कुछ भी ऑर्डर निकाल दे, स्पीकिंग ऑर्डर नहीं निकालते हैं, तो वो थोड़े से सजग हो जाते हैं, वो सतर्क हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हाई कोर्ट का डंडा पड़ेगा, और मतलब वो थोड़ी सी लोक निंदा वाली कहानी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप चैलेंज करेंगे, उसका आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा। और जो हमारे यहाँ एक वकील साहब जुड़ते रहते हैं, विशाल बघेल जी, तो उनकी भी ऐसी इंफॉर्मेशन अभी बीच में उन्होंने भी, वो काफी अच्छे हैं, आरटीआई के काफी अच्छे जानकार भी हैं विशाल बघेल, नरसिंह घोटाला भी उन्होंने जौनपुर में अभी बीच में किया था, उनकी भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई थी, और उनको इंफॉर्मेशन कमीशन ने, मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि लोकहित नहीं है, जबकि जौनपुर के हॉस्पिटल में अग्निकांड हुआ उसकी जानकारी मांगी गई थी। अब इसमें लोकहित कैसे नहीं है भाई, लोग मर रहे हैं, उसमें क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं हुई, आप कहते हो कि अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसको जानने का कोई लोकहित नहीं है। अरे ये कोई बात हुई? लेकिन ठीक है, उन्होंने अब गलत निर्णय ले लिया। अब गलत निर्णय के बाद विशाल बघेल जी ने फिर अपना एक रिट पिटीशन अभी मूव की है। तो मुझे लगता है इस तरह के कोई अच्छे काबिल वकील आप पकड़ करके आप उसको लगा दीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और ये तो वैसे भी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत लीगली, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपका इससे केस, आपको कोर्ट केस में इसकी मदद भी मिलेगी आगे चल के। अच्छा, मेरा एक मुद्दा इसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि ये 1 बाय 1 पिटिशन लगानी चाहिए, या जो सारे डिसीजन मेरे विरुद्ध खारिज किए गए हैं, क्योंकि मल्टी पर मैंने आरटीआई लगाई थी और मल्टी पर मेरी जो है खारिज की गई है, तो एक बिंदु को ले जाऊं या सारे को ही ले जाके हाई कोर्ट में एक ही उसमें अपन कर सकते हैं? आप अलग अलग ले जाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। जहां मेरा कहना है कि जो सबसे कमजोर वो होती है, मतलब मान लीजिए कि कोई उनका क्या होता है कि अब जज साहब बैठे हुए हैं डायस पे हाई कोर्ट में, अब मान लीजिए आप 10 केस ले गए, अब 10 केस में से एक केस आपका बहुत ही कमजोर है, जो सही में आपको डिनाई होनी चाहिए, कोई ऐसा मसला हो सकता है, जज उससे हर चीज से जज आपसे सहमत नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो केस सबसे पहले उनके सामने पहुंच गया, तो मालूम पड़ा कि आपकी सारी की सारी फाइल उड़ा देंगे। तो जब भी किसी को कोर्ट में मूव करना चाहिए, तो सबसे वीक स्टंप देखना चाहिए, सबसे वीक विकेट जो है वो देखना चाहिए, और उसको आधार बनाते हुए बाकी जो, मान लीजिए आपने 10 बिंदु मांगे, 10 बिंदु में से 4 बिंदु बहुत ही अलग तरीके के हैं, और जो कि मतलब डिनाई किए जा सकते हैं, उसको मुद्दा मत बनाइए। जो आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, जो कि आपको मिलना ही चाहिए, उसको आप मुद्दा बनाइए, और सिर्फ उसी की बात कोर्ट में रखिए, वो बाकी सब चीजें अभी छोड़ दीजिए। तो आप उसको तय कर लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन आपको सही में मिलनी चाहिए थी, और जिसमें लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से निर्णय लिया है, तो सबसे पहले उसको आप ले जाइए। उसका फर्क ये होगा कि असर ये पड़ेगा कि वो लोग सजग हो जाएंगे, और फिर आप उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर आप जरा मतलब आप मुझे फिर से दूसरे केसेस में भी जाना पड़ेगा क्या हाई कोर्ट? तो अच्छा, अब एक प्रश्न इसमें थोड़ा ये सा भी है कि एक निर्णय में उन्होंने ये भी लिखा कि भाई आप इसके आपसी विवाद जो है, मैट्रिमोनियल के आपके आपसी विवाद है, इसको आरटीआई को आधार बना के राज्य सूचना आयोग का आप दुरुपयोग करोगे तो आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और एक बार तो ये भी हुआ कि जो पुलिस से प्रेजेंट आया ये था कार्टून सर ये केस को सूचना लेकर, आयोग, उनको ये भी कहा कि भाई सूचना ये आयोग जो है नहीं, ये वो कार्टून बहू के आयोग है, खिलाफ कार्टून इस आयोग। तरह के आरटीआई लगा के मल्टीपल ये अपने दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये बहू के प्रति भाई क्रूरता है, सूचना इनके आप उनको खिलाफ बोलिए, आप उनको सप्लीमेंट्री पूछिएगा, चार्जशीट लगा के कोर्ट को दाखिल करो। परवानी तो जी ये आप, व्यक्तिगत उनका कहना था, ये नहीं नहीं उचित परवानी था जी, क्या उनका नहीं बिल्कुल व्यवहार? उचित नहीं है, ये ये तो बिल्कुल उचित थ्रेटनिंग नहीं हुई थी एक तरह की सर, है, ये तो धमकी दे रहे हैं, ये तो गलत है। थ्रेटनिंग मतलब हुई थी। और हाँ, यदि पीड़ित नहीं जाएगा सूचना आयोग में तो कौन जाएगा भैया? हर व्यक्ति की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं वही लग। एक बात हमेशा आती है कि व्यापक जनहित की समस्या क्यों जरूरी है? जनहित की समस्याएं, जनहित की समस्याओं के लिए तो हमने सरकारें बैठाई हुई हैं, आयोग बैठाए हुए हैं, सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए, जनहित के मामले के लिए बैठाए हुए हैं। व्यक्ति क्यों जाएगा जनहित की समस्या लेकर के? आप मुझे ये बता दो, इस देश सही में है। इतने नागरिक हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो कहाँ जाएंगे? सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो सरकार के सही पास, है। सरकार के विभागों के पास जाएंगे। तो ना तो यहाँ पे कोई जनहित की जरूरत है, ना व्यापक लोकहित की जरूरत है,
व्यक्ति की खुद की समस्या है, वो लेकर के जा रहा है, आपका काम है जानकारी उपलब्ध करवाना। दायरे में है तो आप जानकारी उपलब्ध करवाइए, और इस तरह के नियम कानून मत बताइए। ये तो बहुत ही मतलब हद हो गई एक तरह से, आप बताइए। नहीं, आप इसकी तो शिकायत रिजर्वेशन करके में नौकरी मिलने से ऐसा कैटेगरी का नहीं माल मिलेगा आपको। देखिए नहीं, आप इसमें देखिए इसकी शिकायत, इसकी रिट पिटीशन आप जरूर मूव करिए, क्योंकि ये फिर क्या होता है कि अगर आप कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो मनमर्जी टाइप का राहुल डिसीजन सर, दे देते हैं। जी ऐसा ऐसा मेरे साथ भी एक घटना हुआ था आज से 3 साल पहले। तब सीआईसी में एक लेडी कमिश्नर थे, उनका नाम था अमिताभ पांडव, मैडम का नाम था। हाँ ठीक कह रहे हैं तो सर, हाँ मैं ऐसे ही कह रहा हूँ उनके बारे में। हाँ, तो अमिताभ पांडव हियरिंग में 5 को 2 अप्रैल एक साथ इकट्ठा करके हियरिंग में लिए हैं। कोई बात नहीं, चलो। तो बोलता आप इतना क्यों लगाते हैं? अलो, आप जो सवाल कर रहे हैं आरटीआई एक्ट का कौन सेक्शन में लिखा है, सवाल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं लगाया है? तो चुप हो गया। तो बोलता है, उसके बाद हियरिंग हो गया, हियरिंग में ऑर्डर पास नहीं किया था अभी तक। तो बोल रहा था कि आप ऐसा अगर ये कीजिएगा, एक साथ इतना करके आरटीआई लगाइएगा, तो कमीशन मजबूरन आपका अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई करेगा। अलो, आप अभी ठीक है, कीजिए, मैं तो रेडी आप हूँ। दूसरा, ठीक है, आप इसमें रेडी दूसरा कीजिए। काम तो ऐसा फालतू बात है, वो कुछ ठीक, उसका कमीशन का वासुदेव पावर ही नहीं है कोई एक्शन लेने जी, का अपीलेट के अगेंस्ट में। ठीक है वासुदेव जी, नेक्स्ट जी टाइम सर। आपको अगर कोई सूचना की बोलता है कि मैं विधिक कार्रवाई करूंगा, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, सर थोड़ा मेरा भी ज्ञान बढ़ा दीजिए कि अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट आपको ये पावर है, आपको ये अधिकार है ना, और आप कर सकते हैं तो करिए, और मैं भी आपकी शिकायत करूंगा, है ना। आप कोई गलत फैसला ले रहे हैं तो मैं उसकी गवर्नर हाउस में भी शिकायत करूंगा, और ऑर्डर ऑर्डर में लिखने के लिए उसको रिक्वेस्ट कीजिए, कमीशन को हाँ रिक्वेस्ट कर रहे हो हाँ ऑर्डर में लिख दिया जाए। ये आप लिख हाँ, क्या दीजिएगा ऑर्डर में, उसका हाँ बाद विधिक कार्रवाई देखिए के लिए लिख दीजिए। ये हाँ कैसा नहीं, कैसा एक एक्शन होता एक है। एक हाँ, एक और प्रकरण दूसरा में तो काम उन्होंने आप लिखा, एक प्रकरण में लिखा भी है उन्होंने कि आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है। बस आप इसको करवाइए ना, सीधा फिर ये तो आरटीआई गलत है ना। सीधा रिट फाइल कीजिए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट को हाँ, बोलिए देखिए क्षमता पावर का दुरुपयोग कैसे हो रहा कमीशन में। आरटीआई एप्लीकेंट के अगेंस्ट जो है वो विधिक, हाँ, डरा रहा और है मैं आरटीआई ये कह एप्लीकेंट रहा को। हूँ, मेरा ये निवेदन है, मेरा निवेदन ये है कि चूंकि पुलिस से मेरी सूचना मांगने का है, प्रथम अपील अधिकारी भी पुलिस का जो है सुपरिंटेंडेंट होता है, और दूसरा अपील भी सुनने वाला वो डीजी पुलिस रिटायर है। इसलिए मेरा जो उसमें आप सूचना है आप उस वो नहीं, आप एक काम करिए वासुदेव जी, अब आप एक काम तो और करिए कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सुनवाई है, वहां पर एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए कि मेरी सुनवाई इनकी कोर्ट में ना की जाए। मैंने ये भी कर दिया। और पूरा मैंने ये लिख 2 के बार कर दीजिए, दिया। हाँ, पक्षपातपूर्ण, हाँ। हाँ हाँ, मैंने लिखित में कह दिया कि भाई पुलिस से रिलेटेड है, आप ये मेरी पोर्ट बदल दीजिए या इसको हाँ, फिर स्थगित क्या हुआ, कर दीजिए, क्या हुआ? आगे के लिए कभी रख दी जाए। लेकिन फिर भी न तो स्थगित की जाती है और न ही उसको जो है वो स्थानांतरित की जाती है। अरे आपको 2 मिनट के अंदर स्टे मिल जाएगा आपके किसी भी ऑर्डर पे, उनके ऑर्डर को क्वैश कर देगा हाई कोर्ट, अगर इतना कुछ कर चुके हैं, उसके बाद भी सुनवाई हो गई है, उसके बाद भी उन्होंने फैसला ले लिया है, तो आप तो उनको फैसला लेने दो। 2 मिनट के अंदर आपका हाई कोर्ट जाएंगे, आपको आपको बस इतना बताना है कि ये देखिए मैंने इस तारीख को, आपने उसका वो दिया होगा तो उसकी पावती भी आपके पास होगी, तो आप उनको बताएंगे ईमेल के ईमेल के, माध्यम से है तो हाँ, हाँ प्राप्तकर्ता और वो है सब, तारीख टाइम सब लिखा है। हाँ, बस ठीक है, तो अब आप चलिए चलिए ठीक है, उसको आगे आप ले आगे लीजिए, बढ़े। आप हाई कोर्ट से आपको मिल जाएगा, जी आगे बढ़िए। अच्छा, एक निवेदन और था राहुल सिंह जी मेरा आपसे। कुछ जी और आगे बताएं। भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि और बहुत मैं सारे आपका लोग होते हैं। कृतज्ञकारी होऊंगा यदि मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे मिल जाए। मैं आपको डिस्टर्ब कभी नहीं करूंगा, जब कोई ठीक है, जेन्युइन होगी हो तो मैं आपसे नाइन लिख खाली लीजिए, व्हाट्सएप पे खाली बात। लिख लीजिए एक 9 मिनट सर, मैं एक मिनट सर। उसमें डाल देता हूँ, मैं उसको डाल देता हूँ नंबर, जी जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका, मेरी बात सुनी और मैसेज में मुझे डाल देता मार्गदर्शन दिया। हाँ जी हूँ। जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नहीं प्रणाम। जी प्रवीण जी हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी कुछ कहना है आपको? धूप में बैठे हैं क्या आप? नहीं नहीं, मैं जस्ट अभी टाइम मिला तो मैं सोचा आपका वेबिनार चल रहा होगा, लेट मी सी क्या हो रहा है, और कुछ नहीं है। घमासान अभी तो जस्ट चालू है। मैंने धूप नहीं सेक रहे, बैठे हैं सब, शादी के ब्याह में आए हैं, हम्म बैठे हुए हैं। यहाँ लोकसभा की तरह घमासान चालू है। क्या चीज लोकसभा? मतलब
डर गए क्या आप लोकसभा मैंने बोल दिया तो? अभी पिछले नहीं दिनों नहीं, लोकसभा आपकी में जो ऐसा नहीं आपकी होता जो भाई, सभा है लोकसभा ये ही, कह आप रहे हैं कि असली बातें लोकसभा तो वही आपकी है। है। हम लोग क्यों डरेंगे? नहीं नहीं, लोकसभा क्योंकि तो आप चला रहे हो। लोकसभा में आजकल जो चल रहा है उससे आम आदमी को डर लग रहा है। मतलब अब तो विश्वास डर ही की नहीं बात होता नहीं कि है। लोकसभा जो है वो मतलब एक तरह से हमारे देश के चुने हुए मतलब महान प्रतिनिधियों की जगह है, जिस तरह से चल रहा है काम। अब इसको हम परवीन साहब लोकसभा आम कहें या आदमी क्या कहें? है नहीं, परवीन साहब आम आदमी है नहीं। आम आदमी कैसे नहीं है? आज प्रताप नहीं, षडंगी जैसा आम आदमी कैसे नहीं मिलेगा? नहीं आप आम आदमी नहीं है ना, आप क्यों डरिएगा? अरे भाई, हम लोग तो आम आदमी से भी नीचे हैं। जैसे चलिए वही ठीक है, बात है। चलिए जैसे ठीक है, जब वो प्रताप तो षडंगी मजाक जैसे मजाक, आदमी हाँ मजाक के लिए था, उसको अपन जिसने हटा देते हैं यहाँ से जिसने आज। 3 मर्डर किया हो, हाँ वो वो जल्दी छोड़िए, लोकसभा का मेंबर बन सकता है? प्रवीण जी वो छोड़िए, वो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो सब मजाक नहीं के नहीं, तौर डिस्कस पर नहीं छोड़ किया, आम दीजिए। आदमी की परिभाषा करता हूँ। आज का जो हाँ हाँ, टॉपिक वो है, आज का जो टॉपिक है, चानाचोर भी एमपी हो जाता है हम लोग का आज का देश जो में। आज का जो टॉपिक है वो एमपीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो एस्पिरेंट्स हैं ये, इनके अधिकारों को लेकर के है कि इनकी गलत मार्किंग हो जाती है, कॉपी नहीं दिखाई जाती सूचना के अधिकार में, हम्म, एग्जाम देने के बाद में लंबे अरसे तक वो पब्लिक मतलब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, कोर्ट में चले कैलेंडर जा फॉलो रहे नहीं हो हैं। रहा है, जी, कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ, कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ अपना विचार देखिए, रख मैं सकते हैं। दो चीज कह सकता हूँ। जी, एक तो ये मामला सिर्फ एक राज्य का है या ज्यादा राज्यों का है? ये ये एक दो राज्य का नहीं है, पूरे देश का यही स्थिति है यदि एग्जाम देखिए, दिया अब सवाल देखा जाए। अब हाँ, इसके तमाम अंदर एक घोटाले हो रहे हैं हर इसीलिए, जगह, समय नहीं, समय मोर पर देन वन, विभिन्न। हाँ। सुनिए, हम्म। मोर देन वन स्टेट यदि होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त ग्राउंड होना चाहिए। यदि आप ग्राउंड वाइज उसको लीजिए विथ कॉन्क्रीट प्रूफ, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल को हम अरेंज कराना, कॉस्ट जो भी लगेगी आपको, वकील हम आपको अरेंज कर देंगे, जो वकील नॉमिनल चार्ज लेगा या नहीं भी लेगा। तो उसके ऊपर आप देखिए, यदि चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल कीजिए कि सूचना के अधिकार हमारा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मगर वो राइट हमको डिनाई होता है बाय द फॉलोइंग वे। उसके 1 2 3 4 5 करके जो जो कारण है वो दीजिए, और उसके लिए एक तो जूम या मीटिंग रखेंगे जिसमें हमारे एडवोकेट भी रहेंगे, और वहां पे पिटीशन तैयार किया जाए। हाँ, गुड गुड प्रपोजल, हाँ, गुड प्रपोजल। क्योंकि ये परवीन मोर साहब देन का वन स्टेट प्रपोजल हुआ, ठीक है। और यदि एक स्टेट की बात करते हैं तो हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट के बाद फिर हमको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। मगर मोर देन वन स्टेट सिमिलर सिचुएशन है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि सजेशन है कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए तो हमारा टाइम बचेगा, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। जी, क्योंकि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलेगा आप अपनी हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अब यही तो दिक्कत है प्रवीण जी। अब जैसे एमपीपीएससी का पूरा मामला था, तो हाँ, आयोग जो है वो कोर्ट चला गया था, हाई कोर्ट चले जाता था। बच्चे जब भी कोई इश्यू लेके जाते थे कि भाई हमें अपनी कॉपी दिखा दीजिए, कॉपी नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने बोला कि भाई कैलेंडर फॉलो कर लीजिए, इसमें कैलेंडर नहीं फॉलो कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो पेंडेंसी है पूरी, जो नियुक्तियों की और इसकी, उसको आप रिलीज करिए, वो भी रिलीज नहीं कर रहे थे। उन्होंने स्टूडेंट्स ये भी ग्रीवेंस लेके गए कि आपका जो मार्क्स देते हैं आप जैसे इंटरव्यू में, बहुत आर्बिट्री तरीके से देते हैं, उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई केसेस है जहां पर उन्होंने बोला कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए पूरा प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो नहीं कर रहे थे। इस हर चीज में स्टूडेंट्स अगर मूव करते, अगर मान लीजिए कोर्ट जाते थे, तो ये एमपीपीएससी भी जो है वो भी कोर्ट चले जाता था, और कोर्ट में जाकर के फिर वो लिटिगेशन चल रहा है। ये तो पिछले 4 रातों से जब स्टूडेंट सड़कों पे उतर गए, एमपीपीएससी के सामने जाके धरना दे दिया, रात भर बैठे रहे, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, सरकार जागी, और फिर सरकार को अनंतता हार करके उनको बुलाना पड़ा, और जितनी डिमांड्स थी, जितनी, सबसे उन्होंने एग्री किया कि हम कर लेंगे। लेकिन अभी तक, मतलब मैं वही बता रहा हूं कि उससे पहले उनके बहाने चल रहे थे कि अभी तो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि कोर्ट में तो ये खुद ही पार्टी है, खुद ही गए हुए हैं कोर्ट में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो ये दिक्कत यही होती है कि हर चीज के लिए प्रवीण जी, लोगों को जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोर्ट जाना पड़ता है ना, उनके पास रिसोर्स है उस तरह के, और बेचारे कोर्ट में भी इतने सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। तो
ये इनके साथ बहुत इस तरह का अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ भी, और लोग, और हमें ये समझ में आ गया जैसे कल रात को ही जैसे जो सीएम थे उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है इसको एग्री किया जाए, तो अब सारे एकदम से हो गया। जो अभी तक लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, एमपीपीएससी कह रहा था रूल्स नहीं है, एमपीपीएससी कह रहा था कि कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो हम लोग कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, कोई इसमें रिजोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। अल्टीमेटली जैसे ही एक धरना प्रदर्शन हुआ, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा, अब एग्री कर रहे हैं। तो अभी मामला किस स्टेज पे है? नहीं, अभी तो कल रात को उसमें से कुछ स्टूडेंट्स आने वाले थे तो वो इसीलिए नहीं आ पाए यहाँ पर, क्योंकि वो उनकी दूसरी जो है मीटिंग की वो सीएम के साथ चल रही है। सिद्धांत उन्होंने इन प्रिंसिपल वो एग्री कर गए कि उनकी सारी इस मांगी जाएगी। यदि कोर्ट का इंटरवेंशन की मामला हो तो आप देखेंगे अपन जो भी बेस्ट होगा वो कर सके, इंक्लूडिंग जबलपुर हाईकोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, जबलपुर हाईकोर्ट में भी है हर चीज के लिए प्रवीण जी जब बात आती है कोर्ट की, तो हमें लगता है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है उनका तो सर दर्द करने लगता है, क्योंकि वही आपके मगर 5 दूसरा करोड़ से हमारे पास दूसरा एवेन्यू क्या है? हाँ, दूसरा तरीका ही नहीं है। सही बात कर रहे हैं, सर कह रहे हैं आप हम एजिटेशन तो अपने करते पास हैं, अल्टरनेटिव हमारे नहीं ऊपर है। पुलिस केस होता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है अब देश की। मतलब अब आप मान के चलो कि हर चीज के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, खाने पीने, इसके हवा ऊपर हम पानी, है ना, देखिए मतलब आपकी एक बात उठने बैठने आपकी जो हर चीज बात को है उस लेकर पे के। या उस पे हम एक सजेशन यही देंगे, ये कानून का राज है या ऐसा ही जिसके जो मर्जी आए वो कानून? जंगल जिसका का जो मतलब मर्जी आए, राज कहाँ है? जिसका जो मर्जी आए, जिसका कानून जो का भी मर्जी आए राज वो होता, करता है। कानून का भी राज होता तो क्या 5.5 करोड़ केसेस हो जाते, 6 करोड़, 40 नहीं नहीं 40 साल वो 50 चीज साल अलग से है। पेंडिंग उसके रहते। कानून हमारे उसके अंदर आपके सरकार लिए है, हमें आपको दिखाने के लिए कानून है, निर्णय देने के लिए कि मरने के बाद हमारे और सबसे हर पीढ़ी के बाद उसको आप जजमेंट देंगे। बताइए। नहीं एग्री, मगर हमारा कहना क्या है, यदि कानून का राज है तो फिर ये सब नाटक क्यों हो रहा है? और दूसरी बात आती है, हम न्याय की बात करते हैं, तो न्याय की बात तब होगी जब कानून चलेगा। अब कानून के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो 5 करोड़, हाई कोर्ट के जाते हैं तो 5 करोड़ केस पेंडिंग, हम जाएंगे किसके पास? तो इसके ऊपर हम लोग एक सजेशन दे सकता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस की बात हम करें, साथ में रूल ऑफ लॉ की बात करें, जैसे अभी राहुल सिंह साहब ने कहा। तो रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस, इसके ऊपर बात करें, इसमें विस्तृत चर्चा हो सकती है। अपन एक हाई कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के वकील को, उनको भी बुला सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो जबलपुर हाईकोर्ट से भी किसी के जज, यदि मध्य प्रदेश का मामला है, जबलपुर हाईकोर्ट से भी किसी जज को बुला सकते हैं, जज को या रिटायर्ड जज या एडवोकेट, जैसा भी आप लोग डिसाइड करें। मैं अभी 2 या 3 तारीख तक बाहर में हूँ। अपने कई तारीख रिटर्न है? चलिए, इस 2 तारीख। मामले में प्रवीण सर आप लोगों ठीक को है, मदद करेंगे, जो छात्र यहाँ पे 1 जो बज गए, अपनी बातें रख रहे थे, और उनको कोऑर्डिनेट सर करवा देंगे, राहुल सर। टाइम भी, हाँ, जी ये टाइम जो भी हो भी। गया शिवानंद जी, 1 बज गए। हाँ, तो सर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपना जी महत्वपूर्ण समय दिया, और अगले संडे को फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ठीक है। टॉपिक का सुझाव जो भी है प्रवीण सर आप बताइएगा, आप लोग जैसा भी है अपन चर्चा करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये 3 तारीख के बाद में यदि जो भी आता हो तो हाँ रूल ऑफ लॉ एंड एक्सेस टू जस्टिस, हाँ, तो ठीक है, कर लेंगे, ठीक है, इसके चर्चा ऊपर करेंगे। करिए, उसमें सब कवर हो जाएगा। हाँ और उसमें कुछ एग्जाम्पल रखिए, जैसे हाँ ये एग्जाम्पल है आपके, जिसमें हमने अतुल का सुसाइड के टाइम पे जो हुआ उसके हिसाब से ले, तो उसके हिसाब से हम लोग पैनल में लोगों को भी सिलेक्ट करें। हाँ, ठीक है, या मैं तो ठीक है ट्रायल सर। कर रहा था मोबाइल से, मेरा पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। आपका बहुत अच्छा पकड़ रहा है। हाँ, तो ठीक है, मैं तो और मोबाइल से बाहर कर ही नहीं पा रहा था। सर, प्रवीण आउटडोर सर के में। कनेक्शन स्ट्रांग है, हाँ, सर और आउटडोर, प्रवीण सर के कनेक्शन स्ट्रांग है। और सर नहीं आउटडोर है में प्रवीण सर वाईफाई। बहुत अच्छा, बिल्कुल क्लीन दिख रहे हैं एकदम। ये अरे क्या समझ में आ मालूम रहा क्या कि सनलाइट आपके ऊपर ज्यादा पड़ ही रही तेज है। लग रहे हैं सर, लाइट ने खुले टू में तेज बैठा लग हूँ, रहे हैं आपको फिर। खुले में वही, बैठा हूँ मैं। धूप का आनंद और लीजिए। बिलासपुर हमारे ऑफिस में बैठते हैं तो ट्यूबलाइट में होता है, ये हाँ, सनलाइट है। सही है। टेम्परेचर कितना है आपके? विटामिन डी है सर। टेम्परेचर अभी ठंडा ही है, अच्छा। होगा 12 डिग्री, होगा 10-12 डिग्री। हाँ, नहीं तो आपने टोपा नहीं लगाया हुआ है? मैं नहीं लगाता ना कभी भी, अच्छा। स्वेटर भी बड़े इमरजेंसी हो तभी स्वेटर पहनता हूँ, नहीं तो वो भी नहीं पहनता हूँ। अरे गजब, आप तो मजबूत आदमी है। नहीं नहीं, ठंडा अच्छा लगता है, चलिए, ठीक। गर्मी ओके, बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड बहुत तो बहुत धन्यवाद आप सभी होता है का, अच्छा आपने लगता समय दिया। जिसके प्रश्न रह गए हैं उसको आगे अपन लेके, थोड़ा सा हमें भी जाना था, जरूरी। नेक्स्ट वीक, हाँ नेक्स्ट वीक मिलेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। ये है।
अच्छा ये कोई एक आ गए, अच्छा वो नहीं, सीट नंबर की जानकारी दी, ठीक है, चलिए हाँ थैंक यू। ठीक सर, ओके, थैंक यू। चलिए